पैदा होते ही सगी माँ बीबी डोंग ने गला घोंटकर तुझे एक्सट्रीम नॉर्थलैंड के खून वाले गड्ढे में फेंक दिया। तेरा पिता कियान शुंजी तब तेरी ट्विन सिस्टर कियान रेनशुए को गोद में लिए हुए था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि एक बेटा भी -50 डिग्री की बर्फीली दुनिया में फेंका गया है। तो फटे कपड़ों में पूरा शरीर नीला पड़ा जम रहा था। तभी अचानक दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंज उठी। डिंग। एक्सट्रीम नॉर्थलैंड कनेक्शन सक्सेसफुल। बधाई हो सूत्रधार। एक्सट्रीम टीयर मार्शल सोल मिली। आइस नो स्पिरिट मार्शल सोल की सारी जानकारी एक झटके में दिमाग में भर गई। गॉड लेवल मार्शल सोल। कोल्ड रेजिस्टेंस बहुत बढ़ाती है। आइस एट्रीब्यूट हार्मनी भी बढ़ाती है। तू हैरान होकर आंखें फाड़ता है। क्या ये सच में हो रहा है? इतनी बर्फ पहले ही बहुत सारी पिघल चुकी है। आइस स्नो स्पिरिट 5 सोल। क्या ये स्नो एम्प्रेस की ही जात नहीं है? तू अभी एक्सट्रीम नॉर्थलैंड में ही है। शायद कभी स्नो एम्प्रेस से मुलाकात का मौका मिल जाए। अगर वो अडॉप्ट कर ले तो और भी अच्छा। पर जल्दी तुझे एक कड़वी सच्चाई समझ आती है। तू तो हिल भी नहीं सकता। आखिरकार अभी अभी पैदा हुआ नन्हा बच्चा है। अभी अपने दोनों पैरों पर खड़ा होना भी नहीं आता। स्नो एम्प्रेस को ढूंढना तो दूर की बात। तभी थोड़ी दूर एक खास ऑरा महसूस होती है। तू चौंकता है। ये ऑरा कुछ जानी पहचानी सी है। बिल्कुल तेरे शरीर की आई स्नो स्पिरिट जैसी। कहीं ये स्नो एम्प्रेस ही तो नहीं? पर उस ऑरा का मालिक तुझे नोटिस नहीं कर पाता। धीरे धीरे दूर जा रहा है। तू घबरा जाता है। ये शायद बचने का इकलौता मौका है। इसलिए तू पूरी कोशिश से अपनी आई स्नो स्पिरिट 5 सोल एक्टिवेट करता है। उम्मीद करता है। थोड़ी दूर एक साफ सी हैरान लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। तुझे अंदाजा हो जाता है कि उसे अट्रैक्ट कर लिया है। तू और भी जोश से पावर एक्टिवेट करता है। आखिरकार वो ऑरा धीरे धीरे करीब आती है। बर्फीले तूफान में तू मुश्किल से आंखें खोलकर आने वाले को देखता है। वो इंसान जैसी दिखने वाली आकृति है। उसके सफ़ेद बाल इतने लंबे हैं कि सिर के पीछे से पैरों तक लटकते हैं। आंखें खाली सी पर पारदर्शी, जैसे आसमानी रंग के सफ़ायर हों। आंखों की चमक जैसे पूरी दुनिया को देख सकती हो। कितनी खूबसूरत। सामने खड़ी इस औरत ने तुझे यही पहला फीलिंग दिया। इतनी सुंदर बर्फीली देवी को देखकर तू पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाता है। तुझे पता है सामने वाली जरूर स्नो एम्प्रेस ही है। इस वक्त स्नो एम्प्रेस भुआएं हल्की सिकोड़कर बर्फ में आधे दबे इंसान को देख रही है। स्नो एम्प्रेस धीरे से झुककर हाथ बढ़ाकर तेरे माथे पर रखती है। उसकी गोरी नाजुक उंगलियों से एक ठंडी सी ऑरा तेरे शरीर में घुसती है। तुझे पता है स्नो एम्प्रेस ये चेक कर रही है। तू रेजिस्ट नहीं करता। जल्दी स्नो एम्प्रेस अपनी उंगली वापस खींचती है। सच में गलत नहीं महसूस हुआ इस स्नो स्पिरिट की। इंसान के शरीर पर इतनी प्योर ऑरा बहुत रेयर है। ऊपर से ये बच्चा जैसे यहाँ किसी ने त्याग दिया हो। छोटे तुझे कोई नहीं चाहता। स्नो एम्प्रेस के होठों पर एक नरम मुस्कान आती है। इस बेइंतहा खूबसूरत मुस्कान को देखकर तू थोड़ा स्टंड रह जाता है। तू हाथ बढ़ाकर गोद गोद भूल गया इतना छोटा इंसान बोलना नहीं जानता। स्नो एम्प्रेस हाथ बढ़ाकर तुझे उठा लेती है। यूँ छोड़ दिया तो भले आइस स्नो की पेट स्पीशीज का हो फिर भी मर जाएगा। इंसान आखिरकार बहुत नाजुक जीव हैं। लंबे वक्त कुछ ना खाए तो मर जाते हैं। ठीक है ले चलती हूँ। पाल कर देखती हूँ। वैसे भी एक्सट्रीम नॉर्थलैंड बहुत बोरिंग है। तेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। आखिरकार तो जिंदा रह पाएगा। ये पहली बार है जब तुझे किसी गोद की गर्माहट का असली एहसास होता है। आखिरी डेडलॉक आखिरकार टूट जाता है। आइस पैलेस स्नो इम्प्रेस तुझे गोद में लिए अंदर घुसती है। उसकी ऑरा महसूस करते ही एक एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस पहने लड़की खुशी खुशी कदमों से बाहर आती है। उसके आते ही आसपास का टेम्परेचर एकदम गिर जाता है। तू पहचान जाता है ये आइस एम्परर है। स्नो इम्प्रेस से बिल्कुल अलग खूबसूरती वाला। अगर कंपैरिजन किया जाए तो कहेंगे दोनों की अपनी अपनी ब्यूटी है। इंसान का छोटा बच्चा। आइस एम्परर क्यूरियस होकर स्नो एम्प्रेस की गोद में तुझे देखता है। उसे यकीन नहीं था कि स्नो एम्प्रेस बस टहलने गई थी और एक इंसानी बच्चा उठा लाई। मुझे आइस स्नो स्पिरिट की ऑरा महसूस हुई। स्नो एम्प्रेस हल्के से मुस्कुराती है। पता नहीं किसने त्याग दिया। वैसे भी बोरिंग है। पाल लूँ तो अच्छा है। क्या इंसानी बच्चा बर्फीले तूफान झेल पाएगा? आइस एम्परर तेरे छोटे से शरीर को देखते हुए, देखने में तो बहुत क्यूट है। मुझे भी गोद दो। तो आइस एम्परर की गोद में चला जाता है। लगता है ये समझ भी लेता है। आइस एम्परर की आंखों में एक हल्की चमक उठती है। वो तुझे स्नो एम्प्रेस के हाथों से लेकर ध्यान से देखता है। वाकई आइस स्नो स्पिरिट वाली ऑरा है। यानी आइस स्नो इसे पसंद करता है। आइस एम्परर एक बार जरूर भूखा होगा। आइस एम्परर अपना नरम सा चेहरा तेरे पेट के पास सटाकर, इसे दूध चाहिए। स्नो एम्प्रेस नीचे झुककर खुद को देखती है। फिर आइस एम्परर की छाती की तरफ देखती है। बेबस होकर, हम दोनों के पास तो नहीं है। हमारे पास नहीं है इसका मतलब बाकियों के पास भी नहीं होगा। आइस एम्परर हंसकर तुझे वापस स्नो एम्प्रेस की गोद में डालकर मुड़कर बाहर भागता है। थोड़ी देर में एक बड़ा सफेद भालू खींचकर लाता है। लिटिल वाइट, जाकर एक लैक्टेटिंग मदर बेयर ढूंढ लाओ। हमारे यहाँ एक छोटा बच्चा है जिसे दूध चाहिए। लिटिल वाइट एक पल स्टन रह जाता है। रोज ठंडी से दिखने वाली स्नो एम्प्रेस को तुझे गोद में लिए देखकर अपने आंखों पर यकीन नहीं करता। समझा या नहीं? आइस एम्परर छोटी सी मुट्ठी उठाकर लिटिल वाइट के सामने हिलाता है। लिटिल वाइट का विशाल शरीर सिकुड़ जाता है। जान बचाकर मदर बेयर ढूंढने भागता है। कहना ही होगा, लिटिल वाइट बहुत एफिशिएंटली काम करता है। जल्दी ही बेयर मिल्क लेकर वापस आता है। आइस एम्परर ह्यूमन बॉटल की नकल करके एक बर्फीली बोतल बनाता है। स्नो एम्प्रेस तुझे गोद में लिए घूंट घूंट करके बेयर मिल्क पिलाती है।
बीबी डॉन द्वारा एक्सट्रीम नॉर्थ लैंड में छोड़े जाने के बाद तूने कभी कुछ नहीं खाया था। ये बेयर मिल्क बर्फीला ठंडा होते हुए भी बहुत बढ़िया स्वाद वाला होता है। बेशक ये तेरे शरीर में मौजूद आइस स्नो स्पिरिट की वजह से है। नॉर्मल बेबी तो फ्रीजिंग मिल्क डाइजेस्ट ही ना कर पाता। दूध की प्रॉब्लम सॉल्व होते ही तेरे मन में एक फीलिंग आती है, शुक्र है भाग्यशाली रहा कि स्नो एम्प्रेस मिली, वरना सच में इस बर्फीले जंगल में भूख से मर जाता। ये हिसाब भविष्य में जरूर बीबी डोंग से तुम्हारी वो बेहद खूबसूरत तेरे दिल में भारी कृतज्ञता भर जाती है। कंपैरिजन के बिना दुख नहीं समझ आता। सगी माँ एक इंसान होकर तुझे मारना ही नहीं चाहती थी, बल्कि एक्सट्रीम नॉर्थलैंड में त्याग भी दिया। स्नो एम्प्रेस इंसान नहीं है, दिखने में भले टैच्ड और कोल्ड प्राउड लगे, फिर भी तुझे गोद उठाकर लाई, तेरे लिए दूध भी ढूंढा। इस कंपैरिजन में तू स्नो एम्प्रेस को अपने परिवार जैसा मानने को ज्यादा तैयार है। वहीं बीबी डोंग से तो पुराना हिसाब चुकाना है। तुझे बचाने वाले इन दोनों आइस स्नो सिबलिंग्स का एहसान तू दिल में रखता है। भविष्य में मौका मिले तो अच्छे से चुकाना जरूर है। इसी वक्त अचानक तुझे याद आता है, आइस स्नो सिबलिंग्स एक्सट्रीम नॉर्थलैंड के बादशाह होकर भी सिर्फ इसलिए कि वो सोल बीस्ट हैं, उन्हें गॉड बनने के लिए इंसानों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये तो सरासर अन्याय है। सोल बीस्ट क्यों अकेले गॉड नहीं बन सकते? तुझे याद आता है, तेरे पास कियान दाओ सिस्टम है, शायद भविष्य में ये सब बदल सके। ये सोचते ही इंसान से भी रिवॉर्ड मिलता है। ये सोचकर तो दिमाग में सिस्टम को बुलाता है, पहले वो जैसे मरा हुआ हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तुझे इस सिस्टम की सर्विस से थोड़ी नाराजगी होती है, पर चूंकि ऐसी बात कही गई थी, क्यों ना ट्राई कर ले। अभी तो स्नो एम्प्रेस की गोद में ही तो है। स्नो एम्प्रेस, तुझे यकीन नहीं कि ट्रिगर होगा भी या नहीं? अगर नहीं हुआ तो किसी और जगह ट्राई करनी होगी। शुक्र है सिस्टम जल्द ही रिस्पॉन्स देता है। निश्चित स्नो एम्प्रेस को करना सक्सेसफुल। बधाई हो सूत्रधार, रिवॉर्ड मिला आइस स्पिरिट स्टार। आइस स्पिरिट स्टार मर्ज करने के बाद आइस एट्रीब्यूट को बहुत बढ़ा सकता है। आइस स्नो स्पिरिट मार्शल सोल को गॉड लेवल से भी आगे ले जाकर सच में टॉप टियर मार्शल सोल बना सकता है। सिस्टम का एक्सप्लेनेशन साफ है। तुझे अपने कॉन्शियसनेस सी में एक नीले रंग का स्टार शेप्ड आइस क्रिस्टल महसूस होता है। उसमें एक्सट्रीमली प्योर कोल्ड पावर भरी है। बस इसे शरीर के साथ मर्ज करना है तो आइस स्नो स्पिरिट 5 सोल को सबसे टॉप टियर लेवल तक ले जाया जा सकता है। वैसे भी अभी कोई और काम नहीं, तो बेशक तू मर्ज करने का चुनाव करता है। जल्द ही आइस स्पिरिट स्टार कॉन्शियसनेस सी से होते हुए दिल के पास पहुंचकर मर्ज होना शुरू करता है। एक ठंडी लहर पल में पूरे शरीर को जकड़ लेती है। दिल जैसे एक पल रुक जाता है, और वो सिर्फ एक पल के लिए होता है। जल्द ही तेरा दिल पूरी तरह आइस स्पिरिट स्टार से रिप्लेस हो जाता है। आइस एट्रीब्यूट मास्टरी चरम लेवल तक पहुंचती है, और भी प्योर आइस स्नो और दिल को केंद्र बनाकर इस पल बर्फ ही तू है, तू ही बर्फ है। यह और गोद में लिए स्नो एम्प्रेस को तुरंत महसूस होती है। गोद के बच्चे की बदली हुई हालत, ये एक्सट्रीम आइस स्नो और तो खुद उसे भी मात दे देती है। आखिरकार वो खुद स्नो एम्प्रेस है, सच में आइस स्नो की पेट स्पीशीज है। स्नो एम्प्रेस के चेहरे पर हल्की सी हैरानी आती है। उसे समझ नहीं आता ऐसी टैलेंट वाला बच्चा कोई क्यों छोड़ देगा, पर यह उसे कोई खास फर्क नहीं डालता। कोई नहीं पालता तो वो पाल लेगी। स्नो एम्प्रेस नरमी से तेरा माथा सहलाती है, तेरी नरम मुलायम शक्ल देखकर एक किस दे बैठती है। बेफिक्र रहा बच्चे, इंसान नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, हम पालेंगे तुझे। स्नो एम्प्रेस की नरम फुसफुसाहट सुनकर तेरा दिल पूरी तरह भावुक हो जाता है। अगले कुछ दिन कभी स्नो एम्प्रेस गोद में लेती है। स्नो एम्प्रेस जैसी ही खूबसूरत आइस एम्परर को देखकर तू आराम से उसकी गोद में आराम पसंद पड़ा रहता है। जब स्नो एम्प्रेस कनेक्ट कर सकती है तो आइस एम्परर भी शायद कर पाए। ट्राई करता है आइस एम्परर, बधाई हो सूत्रधार, सक्सेसफुल। रिवॉर्ड फ्रॉस्ट ड्रैगन मिलियन ईयर लेफ्ट आर्म बोन। तू हैरान रह जाता है, मिलियन ईयर सोल बोन। स्नो एम्प्रेस पर करके आइस स्पिरिट हार्ट मिला, आइस एम्पायर पर करके मिलियन ईयर सोल बोन मिली। ये रिवॉर्ड्स बहुत ही कीमती हैं। बिना सोचे तो तुरंत मर्ज करना शुरू करता है। ये फ्रॉस्ट ड्रैगन मिलियन ईयर लेफ्ट आर्म बोन तुझे 4 स्किल्स देती है। पहली स्किल आइस स्टॉर्म, एक रेंज के अंदर सारे फ्रोजन दुश्मनों को एक साथ फोड़कर मैसिव डैमेज देती है। दूसरी स्किल के साथ कंबाइन करके इंस्टेंट किल हो सकता है। तीसरी स्किल आइस स्पिरिट शील्ड, एक्टिवेट करने पर 2 स्नोफ्लेक क्रिस्टल्स तेरे चारों तरफ इरेगुलर घूमते हैं। जब तक स्नोफ्लेक्स एग्जिस्ट करती हैं, सारे अटैक्स एक आइस ब्लू शील्ड से रोक लिए जाते हैं। साथ ही जो भी दुश्मन उन स्नोफ्लेक्स को छूता है वो फ्रीज हो जाता है। एक डिफेंस कम ऑफेंस स्किल। चौथी स्किल आइस गॉड स्पीयर, हवा में मौजूद वाटर वेपर को कंट्रोल करके तुरंत जमीन से अनगिनत आइस थॉर्न्स निकालती है। थॉर्न्स की डायरेक्शन तेरी मर्जी से बदलती है। तुझसे जितना दूर हो उतनी हार्डनेस और सामर्थ्य ज्यादा। सही यूज किया जाए तो पास आने की कोशिश करने वाले सारे दुश्मन थॉर्न से रोके जाकर सबसे दूर के शार्पेस्ट थॉर्न से फ्रोजन हो जाते हैं। इस लेवल की एबिलिटी, यहाँ तक कि रैंक लेवल लोअर सोल्स में भी शायद ही कोई तेरे हाथों से ना बच पाए, बल्कि रैंक क्रॉसिंग किल भी पॉसिबल है। आइस एम्परर गोद में तुझे देखते देखते एक पल स्टन रहता है। अभी अभी उसे तेरे बॉडी में एक जानी पहचानी सी फीलिंग महसूस हुई थी। वो बहुत प्योर कोल्ड आइस ऑरा थी, पर वो ऑरा जल्दी छिप जाती है। आइस एम्परर को कोई असामान्यता नोटिस नहीं होती। अब तेरी कोल्ड हार्मनी पूरी तरह मैक्स है। आइस एम्परर भी तेरे पास होते ही एक कंफर्टेबल फीलिंग महसूस करता है। 5 सोल हॉल,
बीबी डोंग कियान रेंशुए को गोद में लिए भूखी होकर रोती चीखती हुई गर्ल को धीरे धीरे कपड़े हटाकर फीड कराती है। कियान रेंशुए बुरी तरह नर्वस होकर दूध पीने के लिए आगे बढ़ती है। ये फीड कराने वाली हरकत जैसे बीबी डोंग के दिल में मदरहुड की झलक जगा देती है। वो कियान रेंशुए की तरफ देखते हुए हाथ से बेटी के बालों को धीरे धीरे सहलाती है। मेरा बेटा तो शायद मर चुका होगा, मैंने खुद ही उसे मार डाला। बीबी डोंग के चेहरे पर परेशानी छाती है। अचानक उसे याद आता है कि बेटे को उसी ने अपने हाथों से गला घोंट दिया था। हर संभावना खत्म करने के लिए उसने बहुत सीक्रेटली इसे एक्सट्रीम नॉर्थलैंड में फेंकवा दिया था। अगर वो एक्सट्रीम नॉर्थलैंड में अचानक जिंदा हो गया, क्या वो मुझसे नफरत नहीं करेगा? बीबी डोंग की आंखों की गहराई में हल्की सी स्ट्रगल आती है। पर वो तो बस एक बेबी था। इतनी बुरी तरह त्याग दिए जाने पर अगर गला घोटने से नहीं मरा भी तो बर्फीली दुनिया में जागते ही वो सिर्फ ठंड से या भूख से मर जाता। एक बेचारा छोटा बेटा अपनी सिस्टर कियान रेनशुए के कंपैरिजन में शायद ज्यादा ही बेचारा लगता है, पर बेबी डॉन की आंखों में आई ये कोमलता बस एक पल के लिए ही रहती है, तुरंत फिर से इंसानिटी से खत्म हो जाती है। छोटा बेटा बेचारा है तो मैं नहीं हूं क्या? मेरी बेटी जीवित है सिर्फ इसलिए कि छोटे बेटे की मौत कियान शुंजी से मेरा बदला थी। हा हा हा, तेरे जाने बिना ही मैंने अपना पहला बदला ले लिया है। नफरती कियान शुंजी। बीबी डॉन की छाती इमोशन से जोर जोर से उठती गिरती है। अपना मूड संभाल कर कियान रेंशुए को दोबारा फीड कराती है। बेटी को दूध पीता देखकर बीबी डॉम के दिमाग में तेरी नन्ही सी सूरत उभरती है, चाहे उसमें कियान शुंजी का खून बहता हो। आखिरकार तो वो भी अपना ही खून था। बीबी डॉम कड़वी हंसी हंसती है। पछतावा शायद थोड़ा है, पर जल्द ही तेरी सूरत उसके दिमाग में विकृत होकर कियान शुंजी के फोर्स करते वक्त की भयानक तस्वीर बन जाती है। इस पल बीबी डॉम की सारी सैनिटी फिर से जबरदस्त नफरत में डूब जाती है। ये सब कियान शुंजी के रेप की वजह से हुआ, इसीलिए वो हासिल होने वाली खुश खो बैठी। ये माफी के लायक नहीं है। कियान शुंजी से जुड़ी हर चीज माफी के लायक नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत कियान शुंजी से बदला लेने में लगा देगी। नफरत सीने में उमड़ती घुमड़ती रहती है। सैनिटी पूरी तरह डूब जाती है। यहाँ तक कि इस बेटी को भी वो कियान शुंजी के लिए नहीं छोड़ना चाहती। बिना सोचे वो कियान रेंशुए को जमीन पर पटक देती है। दोनों हाथों से नन्ही गर्दन को दबाना शुरू कर देती है। बस थोड़ा और फोर्स लगाया जाए तो ये उसकी सगी बेटी है, पर कियान शुंजी की भी बेटी है। कियान शुंजी से जुड़ा कोई भी मरना ही चाहिए। कियान रेंशुए दबाए जाने से सांस नहीं ले पा रही, दर्द से चीखते हुए रोने लगती है, पर उसकी चीख बीबी डॉम का दिल पिघला नहीं पाती, उल्टा कियान शुंजी को खींच लाती है। ये क्या कर रही है? शियान शुंजी की हरकत बहुत तेज होती है। बिल्कुल आखिरी पल में बेटी को छीन लेता है। उसकी पीठ पर ठंडी सी हिरन दौड़ जाती है। अगर वक्त पर नोटिस ना करता तो उसकी इकलौती बेटी अपनी सगी माँ के हाथों ही मर जाती। तू पागल हो गई है? चान शुंजी कियान रेंशुए को संभालते हुए उसकी जान को खतरा न होने का कंफर्म करके मुड़कर बीबी डॉन की तरफ इशारा करके गुस्से से चीखता है, वो तेरी अपनी बेटी है, तुझे माँ कहलाने का कोई हक नहीं, तू सच में पागल हो। बीबी डॉन कियान शुंजी को बेटी को बचाते हुए देखती है। याद आता है कि वो पहले ही उसके बेटे को मार चुकी है। आंखों की गहराई में इंसैनिटी और नफरत लगभग बाहर छलक पड़ती है। पागल? मैं तो कब की पागल हो चुकी हूँ। तूने जिस पल मेरे साथ रेप किया उसी पल से मैं पागल हो चुकी हूँ। बीबी डोंग जैसे मैं चाहती हूँ तो फैमिली लाइन ही खत्म कर दे। कियान शुंजी ठंडी नजरों से पागल जैसी वीक बीबी डोंग को देखते हुए कियान रेंशुए को साथ लिए पीछे हटता है। तेरे सामने ला दूंगा। यू शाओगांग का जिक्र आते ही बीबी डोंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ जाती हैं। तेरी हिम्मत नहीं होगी। वो पागलों की तरह कियान शुंजी की तरफ झपटती है, पर उसकी माना पावर से दबकर जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। अभी अभी डिलीवरी के बाद उसका शरीर अभी भी बेहद वीक है। कियान शुंजी ठंडी हंसी हंसकर, अगर तू शांति से रहे तो यू शाओगांग को कुछ नहीं होगा, कहकर वो अपनी प्यारी बेटी को गोद में लेकर मुड़कर चला जाता है। सिर्फ बीबी डोंग अकेली जमीन पर घुटनों के बल गिरी हुई मुंह ढककर तड़पती रह जाती है। वक्त बीतता है तो इस आइस स्नो पैलेस में पूरे 6 साल गुजार चुका है। लिटिल वाइट, वो बड़ा सफेद भालू तेरा बाहर जाने पर साथ चलने वाला दोस्त बन चुका है। एक्सट्रीम नॉर्थ लैंड में जरा सी भी कोई खतरा हो, लिटिल वाइट एक थप्पड़ से सॉल्व कर देता है। इस दिन स्नो एम्प्रेस आइस स्नो थ्रोन पर बैठी है। तू ऐसे ही उसकी गोद में लेटा है। भले 6 साल का हो चुका है, फिर भी स्नो एम्प्रेस और आइस एम्परर की गोद के लिए तेरा एक अजीब सा अटैचमेंट अब भी बना हुआ है। पहले ही 6 साल का हो गया, बड़ा लड़का बन चुका है, फिर भी इतना गोद में रहना पसंद करता है। आइस एम्परर उंगली से तेरी ठोड़ी छूकर छिड़ते हुए बोलता है, क्यों ना करूं, मुझे तो अभी भी छोटा ही रहना है, गोद अच्छी लगती है। तू स्नो एम्प्रेस की गोद में इधर उधर घूमकर बैठता है, जिससे स्नो एम्प्रेस के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। अच्छा ठीक है, उसे छोड़ो, तो क्या उसे कभी गोद में नहीं लेता? स्नो एम्प्रेस जानबूझकर आइस एम्परर की तरफ देखती है। आइस एम्परर हंसकर, इतने सालों से यूं ही गोद लेता आया हूं, अब गोद ना लेना तो अजीब ही लगेगा। इन 6 सालों में तू दोनों बीस्ट रूलर्स के प्यार में पला बड़ा है, बहुत कंफर्टेबल जिंदगी गुजारी है। अच्छा हाँ, यानी तू 6 साल का हो चुका है। इंसानों के नियम के हिसाब से उसे अवेकनिंग, तो हम खुद ही किसी को उसे मार्शल सोल अवेकन करने में मदद करने के लिए बुलाएं। बेफिक्र रहो, मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। इस बच्चे के लिए खासतौर पर सीखा है कि कैसे गाइड करना है। स्नो एम्प्रेस सिर हिलाकर शांति से मुस्कुराते हुए, तो फिर कोई वक्त निकालकर अवेकन करवा देते हैं। आइस एम्परर के चेहरे पर उत्सुक भाव आते हैं। मुझे फील हुआ है उसके शरीर में आइस स्नो स्पिरिट के अलावा एक और छिपी हुई मार्शल सोल भी है। पता नहीं क्या होगी। जब पहली मार्शल सोल ही आइस स्नो स्पिरिट है
तो मुझे यकीन है दूसरी मार्शल सोल भी कमजोर नहीं होगी। स्नो एम्प्रेस हंसते हुए, भले असली मार्शल सोल अभी तक अवेकन नहीं हुई, पर आई स्नो स्पिरिट की ऑरा तो पिछले 6 सालों से शरीर में बनी हुई है। पहली मार्शल सोल तो पक्की है ही। अरे देर सवेर करने से बेहतर आज ही कर लेते हैं। आज ही अवेकन कर दें। आइस एम्परर की क्यूरियोसिटी जग जाती है। कैसे? मुझे अपनी गोद से निकालकर। तियान यू, क्या आज ही तुझे अवेकन करा दें? तुझे कोई खास दिक्कत नहीं लगती? वैसे भी कभी ना कभी तो अवेकन होना ही है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। स्नो एम्प्रेस तुझे और आइस एम्प्रेस दोनों को साथ लेकर आइस स्नो पैलेस के बाहर वाली खुली जगह पर आती है। लिटिल वाइट भी साथ आ जाता है। स्नो एम्प्रेस के गाइडेंस के साथ तू सेंटर में खड़े होकर पूरी तरह गोल्डन रोशनी रिलीज करने लगता है। ये रोशनी तुझे रैप करके धीरे धीरे बॉडी के अंदर घुसने लगती है। गर्माहट, ये तुझे सबसे पहले महसूस होती है। ये गोल्डन रोशनी शरीर में घूमती रहती है। अचानक ऐसे फील होता है जैसे बॉडी के अंदर कुछ टूटकर बिखर गया हो। तेरे पूरे शरीर की ऑरा बदलने लगती है। गोल्डन रोशनी नीली बर्फीली रोशनी में कन्वर्ट हो जाती है। एक ब्लू लाइट सर्कल तेरे पीछे धीरे धीरे उभरने लगती है। बिल्कुल सही। तियान्यू की पहली 5 सोल आइस स्नो स्पिरिट ही है। आइस स्नो स्पिरिट हमेशा की बर्फ अब और भी उग्र पावर के साथ फैलने लगती है। आसमान में मौजूद बादल धीरे धीरे आइस मिरर्स में बदल जाते हैं। एक एक करके नीले आइस क्लाउड्स हवा में तैरने लगते हैं, यहाँ तक कि उन आइस क्लाउड से ऊपर आसमान में ब्लू ऑरोरा चमकने लगती है। पूरी दुनिया जैसे आइस स्नो तियान्यू की जन्मोत्सव मना रही हो। आइस एम्परर के चेहरे पर जबरदस्त एक्साइटमेंट आती है। ये आइस स्नो स्पिरिट तो नॉर्मल गॉड लेवल मार्शल सोल से भी स्ट्रांग लग रही है, जैसे स्ट्रेंथन वर्जन हो। लिटिल वाइट भी तेरी स्ट्रेंथ महसूस करके एक्साइटेड होकर छाती पीटता है। आखिरकार तू भी उसका छोटा मालिक ही तो है। अब सबकी नजरें उस दूसरी मार्शल सोल पर हैं जिसे कोई नहीं जानता। स्नो एम्प्रेस अभी भी गाइडेंस जारी रखती है। अचानक तेरे आसपास मौजूद हल्की नीली रोशनी अगले ही पल गोल्डन रंग में बदल जाती है। आसमान की ऑरोरा तुरंत एक बेहद चमकीली सुनहरी रोशनी में बदल जाती है, ठीक तेरे शरीर पर पड़ती है। ये गोल्डन रोशनी बेहद स्ट्रांग डिवाइन पावर कैरी कर रही है। आसपास देख रहे आइस एम्परर और लिटिल वाइट के चेहरे भी हल्के बदल जाते हैं। दोनों तुझसे आ रहे प्रेशर को साफ महसूस कर पाते हैं। इस वक्त अवेकनिंग गाइडेंस पूरी कर चुकी स्नो एम्प्रेस जड़वत तेरे पीछे देखती रहती है। भले ये सिर्फ एक इल्यूजन हो, फिर भी उस गोल्डन चमकीली रोशनी के साथ 12 उड़ते हुए पंख वो गलत पहचान नहीं सकती। 12 विंग्ड एंजल, तेरी दूसरी 5 सोल सच में एंजल निकली। इस चमकीली रोशनी के सामने स्नो एम्प्रेस भी एक कदम पीछे हट जाती है। स्नो एम्प्रेस और आइस पूरा एक्सट्रीम नॉर्थ लैंड डिवाइन लाइट से घिर जाता है। होली लाइट पूरी धरती पर उतरती है। पर भले ये एक्सट्रीम नॉर्थ लैंड का ऐसा हैरान करने वाला माइंड ब्लोइंग नज़ारा हो, डोलुओ कॉन्टिनेंट की तरफ लगभग किसी को कोई खबर तक नहीं होती। आखिरकार एक्सट्रीम नॉर्थ लैंड कॉन्टिनेंट से बहुत दूर है, ऊपर से हमेशा बर्फीले तूफानों से घिरा रहता है। कोई चाहे भी तो देख नहीं पाता। 5 सोल हॉल वर्शिप हॉल। कियान दाओलियो अभी फॉर्मल तरीके से एंजल स्टैचू के सामने घुटनों के बल झुककर पूजा कर रहा होता है। अचानक एंजल स्टैचू से होली लाइट सीधे आसमान की तरफ फूट पड़ती है। ये लाइट सीधे वर्शिप हॉल के भीतर से गुजरते हुए आसमान चीर देती है। एंजल गॉड पोजीशन का इनहेरिटर प्रकट हो चुका है। कियान दाओलियो स्टन रह जाता है। यूयर कियान रेंशो ने तो अभी 5 सोल अवेकनिंग सेरेमनी ही नहीं की। ये कैसे हो सकता है? क्या फिर कोई दूसरा? तो ये फिर क्या हुआ? इस वक्त एंजल स्टैचू पर वो होली लाइट पूरे 15 मिनट तक चमकती रहती है, धीरे धीरे ही खत्म होती है। कियान दालियो गहरी सांस लेता है। कियान फैमिली के ब्लड के अलावा किसी और परिवार में एंजल गॉड पोजीशन हो ही नहीं सकती। ये सारी बात रहस्यमय है। ऊपर से अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब एंजल स्टैचू में ऑलरेडी साइन दिख चुका है, तो क्या कियान रेंशुए की अवेकनिंग सेरेमनी पूरी होने के बाद भी वो एंजल गॉड पोजीशन की इनहेरिटर बन पाएगी? ये सोचते ही कियान दालियो के चेहरे का रंग हल्का बदल जाता है। अगर वो रहस्यमय इनहेरिटर एंजल गॉड पोजीशन छीन ले, तो उसका चियान फैमिली तो बड़े संकट में पड़ जाएगा। चियान दावलियो तुरंत अपनी माना पावर फैलाकर एंजल स्टैचू से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि पूछ सके कि अभी अभी की होली लाइट का असल मतलब क्या था। पर हमेशा जवाब देने वाली स्टैचू अब जैसे गायब हो चुकी हो, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। चांद दालियो को दिल में कुछ ठीक न लगने का फीलिंग होता है। तुरंत उठकर वर्शिप हॉल से बाहर निकल जाता है। आइस स्नो पैलेस, स्नो एम्प्रेस और आइस एम्परर दोनों तेरे साथ मिलकर मार्शल सोल अवेकनिंग की सफलता का जश्न मनाते हैं। पहली मार्शल सोल आइस स्नो स्पिरिट पहले से ही काफी स्ट्रांग है। इसे कहा जा सकता है कि ये सारी आइस टाइप मार्शल सोल्स में सबसे टॉप टियर है। ऊपर से दूसरी मार्शल सोल भी आ गई, 12 विंग्ड एंजल। ऐसी ट्विन मार्शल सोल कॉन्फ़िगरेशन शायद पूरे डोलो कॉन्टिनेंट में सबसे टॉप रैंक पर आती है। इसके अलावा स्नो एम्प्रेस ये भी डिटेक्ट कर चुकी है कि तेरी माना पावर पहले से ही शैंटियान लेवल 20 है। उसे फिर याद आता है 6 साल पहले एक्सट्रीम नॉर्थ लैंड के किनारे पर तुझे मिलने वाली रात। इतनी स्ट्रॉन्ग टैलेंट फिर भी छोड़ी गई। आज की इंसान दुनिया सच में पागल हो गई है क्या? इतनी स्ट्रॉन्ग टैलेंट, हाँ हाँ, बर्बाद होने ही नहीं देंगे। आइस एम्परर मुस्कुराते हुए, इतनी स्ट्रॉन्ग टैलेंट के साथ बस मेहनत से कल्टीवेट करे तो भविष्य में जरूर बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तो चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बोलता है, ऐसा फेस जो साफ बताता है कोई शरारत सोच रहा है। पर स्नो एम्प्रेस और आइस एम्परर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चाहे मांग हम पूरा करेंगे।
स्नो एम्प्रेस गोद में लिए तुझे देखती है, आंखों में प्यार भरा है। इतने सालों साथ रहते हुए स्नो एम्प्रेस का ऊपर से कोल्ड प्रॉड स्वभाव कब का पिघल चुका है। मुझे किस चाहिए, तू खुद के गाल की तरफ इशारा करता है। स्नो एम्प्रेस हंसकर सीधे किस कर देती है। इतनी सी बात के लिए इतना ड्रामा। आइस एम्पर भी झट से आकर दूसरी गाल पर किस दे देता है। हे मुझे भी किस चाहिए। इस आइस स्नो पैलेस में खुशी की हंसी गूंज रही होती है, हलचल भरे। तियानियो 6 साल का हो चुका है, इंसानी दुनिया में शायद उसे स्कूल जाना चाहिए। आइस एम्पर भ्रम में से टेढ़ा करते हुए, क्या तू उसे स्कूल भेजना चाहती है? तू अपनी पहली मार्शल सोल आइस स्नो स्पिरिट को फील करता है। बिना कहे ये तो साफ है, बचपन में जान बचाने वाला वो रिवॉर्ड था। अगर आइस स्नो स्पिरिट नहीं होता तो शुरुआत में ही बर्फीले तूफान में जमकर मर जाता। और आइस स्पिरिट हार्ट की वजह से आइस स्नो स्पिरिट को ऑलरेडी एक्सट्रीम कोल्ड वाली एट्रीब्यूट मिल चुकी है, यानी आइस एट्रीब्यूट में तुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। ऊपर से आसपास आइस एम्परर और स्नो एम्प्रेस जैसे इस आइस स्नो वर्ल्ड के दो रूलर्स भी हैं। इस एक्सट्रीम नॉर्थ लैंड में आइस स्नो स्पिरिट मार्शल सोल कल्टीवेट करना खास तरीके का बूस्ट देता है। कल्टीवेशन स्पीड नॉर्मल से 5 सोल तो ब्लड लाइन की वजह से ही अवेकन होता है। तू है बीबी डोंग और कियान शुंजी का बेटा। शरीर में स्वाभाविक तौर पर कियान फैमिली का ब्लड लाइन भी है। कियान फैमिली हमेशा से एंजल ब्लड लाइन वाली परंपरा रखता है, इसलिए दूसरी 5 सोल का एंजल 5 सोल होना बिल्कुल नॉर्मल है। ऊपर से 12 विंग्ड एंजल 5 सोल, ये तो 6 विंग्ड एंजल से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। तू अपनी 12 विंग्ड एंजल 5 सोल से बेहद डरावने और प्योर एंजल स्पिरिट को महसूस कर पाता है। सीक्रेटली अपनी मुट्ठियां भींचता है। एक्सट्रीम टियर आइस स्नो स्पिरिट, 6 विंग्ड एंजल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग 12 विंग्ड एंजल, ये सब तेरे बीबी डोंग से लिए जाने वाले बदले की पूंजी हैं। भविष्य में तुझे बीबी डोंग के हाथ से 5 सोल हॉल छीनना है। इसी वक्त आइस एम्परर और स्नो एम्प्रेस पर कहाँ जाना है। स्नो एम्प्रेस एक हाथ माथे पर टिकाए, दूसरे हाथ से हल्का सा सुस्ती हुई। मैंने सुना है इंसानों की कुछ प्योर एलिमेंट अकेडमीज हैं, हर साल एडमिशन लेते हैं। आइस एम्परर पहले तो इंसानी दुनिया की परवाह नहीं करता था, पर तुझे अडॉप्ट करने के बाद उसे लगा कि थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए इन सालों में वो खासतौर पर इंसानी दुनिया में कई बार जा चुका है। अपनी स्ट्रेंथ की वजह से जब तक वो खुद किलिंग ना करे, कोई इंसान उसकी असली पहचान नहीं जान पाता। इन्हीं सालों में उसे इंसानी दुनिया की कुछ कॉमन चीजें भी समझ आईं, जैसे मेजर एलिमेंट एकेडमीज। प्योर एलिमेंट स्नो एम्प्रेस सोचती है, क्या तियानियों की एट्रीब्यूट से मिलती जुलती कोई एकेडमी है? एट्रीब्यूट मैच ना हो तो कोई फायदा नहीं। एकेडमी एडमिट करे भी ना करे, वहां रहकर कंफर्टेबल भी नहीं लगेगा। तियानश्री एकेडमी आइस एम्परर हिचकिचाते हुए एक एकेडमी का नाम कहता है। ये तियानियों की एट्रीब्यूट से बहुत मैच होती है। बस 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 क्या? स्नो एम्प्रेस ने आइस एम्परर की झलक नोटिस कर ली। बस ये एकेडमी सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स ही एडमिट करती है। आइस एम्परर आ भरता है, तो कोई और एकेडमी सूटेबल नहीं है, तो तियानश्री एकेडमी ही रहेगी। स्नो एम्प्रेस डिसाइसिवली कह देती है, हमारा तियानियू वहीं एडमिशन लेगा, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। मैं उस एकेडमी के प्रिंसिपल को ऐसी वजह दूंगी जिससे वो मना ही नहीं कर सकता। स्नो एम्प्रेस का चेहरा एकदम ठंडा और सख्त देखकर आइस एम्परर भी उत्साहित हो जाता है। तो चलो तियानश्री चलते हैं। तियानश्री एकेडमी, आज एडमिशन वाला दिन है। आसपास कई पेरेंट्स अपनी 6 साल की वाटर या आइस एट्रीब्यूट 5 सोल जलाई हुई बेटियों को एकेडमी गेट पर लॉन्ग लाइंस में खड़ा किए हुए हैं। तुझे भी स्नो एम्प्रेस और आइस एम्परर साथ लेकर आते हैं। एक्सट्रीम नॉर्थ लैंड के दो रूलर्स होने के नाते भले दोनों जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन छिपा रहे हों, फिर भी आसपास का टेम्परेचर तेजी से गिर रहा होता है, जिससे कई वाटर एट्रीब्यूट गर्ल्स जो अपनी अच्छी फिगर दिखाना चाह रही थीं, अनचाहे ही चेहरा पीला पड़ जाने और पैर कांपने लगते हैं। इसी वक्त एक बेहद रॉयल चेंगसाम पहने औरत को आइस स्नो सिबलिंग्स के साथ तुझे नोटिस हो जाता है। तू लड़का सिर्फ उसे एक नज़र देखता है, पर उस एक नज़र से ही उसका पूरा शरीर स्टिफ हो जाता है, जैसे बर्फ में गिरकर जम गई हो। तियानश्री सच में सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स एडमिट करती है, पर आज मैं प्रिंसिपल से एक्सेप्शन करवा दूंगी। आइस एम्पर कहता है, उसका रिस्पॉन्स उस औरत के लिए नहीं, बल्कि तेरे लिए पोजीशन स्थापित करने के लिए है, ताकि सबको पता चले तो किसी की प्रोटेक्शन में है। स्नो एम्प्रेस पूरी तरह कोल्ड प्राउड, उस औरत की परवाह ही नहीं करती। आसपास की सारी औरतें आइस एम्पर की ऑरा महसूस करते ही चुप हो जाती हैं। यहाँ तक कि एडमिशन वेरीफाई करने वाली तियानश्री टीचर भी डर जाती है। हमारे एकेडमी का साफ नियम है, बॉयज एडमिट नहीं होते। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, अपने प्रिंसिपल को बुलाओ। स्नो एम्प्रेस शांति से कहती है। इन आई स्नो सिबलिंग्स का हाई पोजीशन वाला औरा टीचर को प्रोटेस्ट करने की भी हिम्मत नहीं देता। मजबूरी में जाकर प्रिंसिपल को बुलाती है। प्रिंसिपल शुरू में सोच रही होती है शायद कोई नुसाइज कर रहा है। जब वहां पहुंचकर काम फेस वाले आई स्नो सिबलिंग्स को देखती है, दिल जोर से धड़कता है। ये तो दो बड़े शॉट्स रखते हैं। फिर तुरंत आई स्नो सिबलिंग्स को ऑफिस में ले जाती है। पर सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स लेना ही तियांशु एकेडमी की फाउंडेशन है। ये नियम बदला नहीं जा सकता। हम आपके बच्चे को नहीं लेना चाहते, ऐसी बात नहीं है, पर यह नियम ऐसा ही है। तियांशु प्रिंसिपल माथे का कोल्ड स्वेट पहुंचती है। हम सच में बॉय स्टूडेंट्स नहीं लेते। अगर आपको जरूरत हो तो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। आइस एम्परर हाथ उठाकर तियांशु प्रिंसिपल की आगे की बात रोक देता है, फिर तेरी तरफ इशारा करके दिखा दे। तू तियांशु प्रिंसिपल के सामने खड़े होकर मार्शल सोल धीरे धीरे उभारता है। आइस स्नो स्पिरिट, एक्सट्रीम आइस। तियांशु प्रिंसिपल चौंक कर कुर्सी से खड़ी हो जाती है। जॉ ड्रॉप्ड होकर तेरे पीछे उभरी मार्शल सोल को देखती है। इतने सालों में कभी किसी ने आइस स्नो स्पिरिट मार्शल सोल अवेकन नहीं की।
ये मार्शल सोल तो आइस टाइप मार्शल सोल्स की सबसे हाई लेवल है। यहाँ तक कि सबसे टैलेंटेड इंसान भी ऐसी एक्सट्रीम एट्रीब्यूट पाने में असमर्थ रहते हैं। जिसके पास ऐसी 5 सोल हो, कहीं भी हो, वो सबसे चमकता सितारा ही होगा। इसका तियांशु एकेडमी में आना बस एकेडमी को इज्जत बख्शना है। अब भी मना करना चाहती हो? आइस एम्परर देखता है कि तियांशु प्रिंसिपल पहले ही स्टंड हो चुकी है। हंसकर पूछता है। तियांशु प्रिंसिपल को समझ नहीं आता क्या करे। एक तरफ अद्भुत टैलेंट वाला बच्चा है, दूसरी तरफ तियांशु एकेडमी का सालों पुराना नियम। तुझे पता है अभी लास्ट ब्लो देने का वक्त है। तुरंत आंखें बंद करके पूरी बॉडी से माना पावर की हिंट रिलीज करता है। तियांशु प्रिंसिपल की आंखें फट जाती हैं। शियांतियन फुल माना पावर लेवल 20। अब उसे डिसीजन लेने में समय नहीं लगता। एक पल की स्टंट हालत के बाद तुरंत सीधे खड़े होकर, नन्हे बच्चे को हमारे तियांशु एकेडमी में ज्वाइन करना है, नियम नहीं चलेगा। आइस एम्परर तियांशु प्रिंसिपल को देखते हुए बेहद सीरियस फेस के साथ, नियम नियम तो तोड़ने के लिए ही होते हैं। इस तरह तो आराम से तियांशु एकेडमी में एडमिशन ले लेता है, बनकर एकेडमी का इकलौता बॉय स्टूडेंट। इसके बाद हर साल कुछ पेरेंट्स किसी उम्मीद में बॉय चिल्ड्रन लेकर तियांशु एकेडमी आते रहे, पर बिना एक्सेप्शन सबको अपमान के साथ भेज दिया जाता। इससे तू एकेडमी में सबसे यूनिक एग्जिस्टेंस बन जाता है। हमारा तियानी तो स्कूल जाएगा। आइस एम्परर तेरे गाल पिंच करता है, फिर चेहरे पर हल्की सी उदासी छा जाती है। कुछ महीनों तक तुझे नहीं देख पाएगा। सोल बीस्ट होने के बावजूद चाहे लाखों साल भी इंतजार करने पड़े तो भी लौंग नहीं लगते। पर तेरे साथ बिताए इन कुछ सालों में उसने बहुत गहरा इमोशनल बॉन्ड बना लिया है। तुझसे थोड़े वक्त के लिए भी अलग होने की बात सोचकर उसका दिल भारी हो जाता है। भले जल्द ही फिर मिलेंगे, अलग होना कुछ ही महीनों की बात है। फिर भी उसे अचानक इंसानी कहावत एक दिन ना मिलो तो जैसे 3 साल हो गए समझ आती है। इसी को कहते हैं अटैचमेंट। स्नो एम्प्रेस तुझे देखकर हल्की सी मुस्कुराती है। उसका दिल भी भारी है। तुझे बड़ा होना है, ये सेपरेशन तो अनिवार्य कदम है। बस अभी जितना गले लगाना है लगा ले। स्नो एम्प्रेस तुझे कस के अपने गले लगाकर तेरा सिर अपनी छाती में दबा देती है। स्नो, ये थोड़ा हल्का करो, मेरा दम घुट रहा है। उसकी गोद की सॉफ्टनेस और मीठी खुशबू पर भी टाइटली बंद सी फीलिंग आती है। गर्माहट भी है और सफोकेशन भी सच्ची लगती है। तू मुश्किल से थोड़ी फ्रेश हवा ली भी नहीं थी कि गाल फिर से धीरे से रगड़ा जाता है। रुको रुको, हमारी तैयारियों को खराब मत करो। आइस एम्परर बगल से चिंतित होकर हाथ बढ़ाकर तुझे स्नो एम्प्रेस की गोद से खींच निकालता है। तो बेजान सा नन्हे बच्चे जैसा दिखता है। स्नो एम्प्रेस बिना जरा भी शर्मिंदगी के जब 6:54 कंटिन्यूड। बात सही तो लग रही है। आइस एम्परर को जैसे नई दुनिया का दरवाजा मिल गया हो, तुरंत हाथ बढ़ाकर तुझे कसके गले लगाता है। बेचारा तू अभी स्नो एम्प्रेस की गोद से निकला भी नहीं था कि आइस एम्परर की गोद में जकड़ा जाता है। स्कूल जाने का दिन जल्द ही आता है। आइस एम्परर और स्नो एम्प्रेस खुद तुझे तियांशु प्रिंसिपल के हाथों सौंपकर मोड़कर चले जाते हैं। तियांशु प्रिंसिपल की नज़र में तो एक प्राइसलेस ट्रेजर बन चुका है। तब से तेरी तियांशु एकेडमी की स्टडी लाइफ शुरू होती है। तेरे सिस्टम टेलीपोर्ट करना है रिवॉर्ड पाने के लिए। बिंग, डिटेक्ट हुआ कि सूत्रधार एक नई जगह पहुंचा है। टेलीपोर्ट करें। तुझे अच्छे से पता है हर नई जगह की पहली टेलीपोर्ट रिवॉर्ड सबसे बेहतर होती है। तियांशु एकेडमी टेलीपोर्ट सक्सेसफुल। बधाई हो सूत्रधार, मिला डिवाइन वेपन, आइस गॉड स्पीयर। स्पीयर बॉडी पूरी तरह सफेद, हाथ में पकड़ते ही स्पीयर टिप के छूने से कुछ भी तुरंत फ्रीज हो जाता है। तो बेहद संतुष्ट है। ये फ्रीजिंग इफेक्ट तेरी आइस स्टॉर्म स्किल के साथ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती है। तेरी टैलेंट भले बेरेफ्ट ही हो, पर बीबी डोंग तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं। इतने सालों में वो जरूर टाइटल डॉलर लेवल तक पहुंच चुकी होगी। तुझे जरा भी स्लैक नहीं देना, हर वक्त स्ट्रांग बनते रहना है, सिर्फ रिवेंज की खातिर। इसलिए एकेडमी में तो किसी भी स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करता है। आसपास की सारी गर्ल स्टूडेंट्स तेरी तरफ बस एडमिरेशन से ही दिखती हैं। टैलेंट बाकी सबसे कहीं आगे, बल्कि उतना ही हार्डवर्किंग भी। ऐसे इंसान का कंपटीशन करना ही मुश्किल है। रोज साथ रहते रहते तेरी सूरत इन सारी लड़कियों के दिल में बस चुकी है। जब भी तू डॉर्म से निकलता, हमेशा गर्ल स्टूडेंट्स का बड़ा ग्रुप पीछे पीछे चलता। इससे उल्टा तुझे बहुत कन्वीनियंस मिलती। तेरा सिस्टम इंसानों पर भी उतना ही काम करता है। चाहे कोई भी करो, रिवॉर्ड मिल ही जाता है। अगर कॉन्टिनेंट पर फेमस कोई शख्स हो तो रिवॉर्ड और भी ज्यादा होता है, पर छोटी सी बद्दी कारगर होती है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हर बूंद कल्टीवेशन ग्रोथ कीमती है। तियांशु प्रिंसिपल के साथ चाय पीते वक्त उन पर करके काफी माना पावर मिली। फिर प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल तक करते हुए रिवॉर्ड मिला, बॉडी एनहांसमेंट। एकेडमी के ओल्ड टीचर को करके रिवॉर्ड मिला, स्ट्रेंथ बूस्ट। न्यू टीचर को करके रिवॉर्ड मिला, पॉइजन रेजिस्टेंस बूस्ट। बगल वाली क्लास की गर्ल स्टूडेंट को करके रिवॉर्ड मिला, परसेप्शन बूस्ट। तुझे धीरे धीरे पैटर्न समझ आता है। करते जाओ तो स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। इसलिए तू लगभग सारे जान पहचान वाले गर्ल स्टूडेंट्स को एक एक करके कर देता है। पहले तो लगता था बस छोटे छोटे फायदे मिल रहे हैं, पर तभी 2 छोटी लड़कियों से मुलाकात होती है जो अकेडमी खेलने आई हुई थी। वो एडमिशन एज तक नहीं पहुंची थी, पर उनकी एक्सेप्शनल 5 सोल की वजह से एकेडमी ने उन्हें पहले ही एडमिट कर लिया था। तो हमेशा की तरह शुई बिंगर सक्सेसफुल, रिवॉर्ड स्पिरिट पावर मेजर बूस्ट। शुई यूर सक्सेसफुल, रिवॉर्ड हीलिंग एबिलिटी मेजर बूस्ट। तभी तुझे नोटिस होता है ये ब्यूटी एम्ब्रियो जैसी 2 लड़कियां असल में शुई बिंगर और शुई यूर सिस्टर्स है। देखते देखते कुछ साल और बीत जाते हैं। तो अभी 12 साल का ही हुआ है।
कड़ी मेहनत और लगातार टेलीपोर्ट बेस्ड ग्रोथ की वजह से तेरी कल्टीवेशन पहले ही सोल एम्परर लेवल पर पहुंच चुकी है। 12 साल का सोल एम्परर पूरे कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो एब्सोल्युटली अनमैच्ड है। इसी दिन प्लाजा में तो अपने शरीर के अंदर उमड़ती पावर महसूस करता है। दिल बेहद हल्का है। हैंडसम शक्ल की वजह से कई गर्ल स्टूडेंट्स रुककर देखने लगती हैं। भीड़ में दो अभी अभी एडमिट हुई छोटी लड़कियां एक्साइटेड होकर ताली बजाती हुई कूदती हैं। तियानियो भैया कितने हैंडसम है। तियानियो भैया बहुत स्मार्ट है। सिर्फ 6 साल की शुई बिंगर और शुई युएर की आंखों में स्टार्स चमक रहे हैं। भले वो अभी फॉर्मली एडमिट हुई है पर तुझे कई सालों से जानती है। तू आवाज सुनकर स्पीयर डांस रोककर उनके पास जाता है, चेहरे पर नरम मुस्कान लिए हुए। इस साल तुम दोनों फॉर्मली एडमिट हुए हो तो हम स्कूलमेट्स भी हुए। अच्छे से कल्टीवेट करना। दोनों छोटी लड़कियां देखती हैं कि तू खास तौर पर उनके पास आया है, जैसे फैन गर्ल वाली एक्साइटमेंट से तुझ में आकर लिपट जाती हैं। हम पूरी मेहनत करेंगे। तो मुस्कुराकर हाथ बढ़ाकर दोनों को गले लगाता है। गुड गर्ल्स। वक्त तेजी से बीतता है, फिर से समर वेकेशन आ जाती है। आइस एम्परर बहुत पहले से अकादमी के दरवाजे पर वेट कर रहा होता है। देखते ही तेरा सिर अपनी छाती में दबाते हुए छोटे कमीने फिर बढ़ गया है। तो उसकी यूनिक कोल्ड क्लियर खुशबू सूंघकर पूरे तन मन से रिलैक्स हो जाता है। आईएसआई की फिगर तो अब भी वैसी की वैसी है ना। आइस एम्परर माथे पर एक थप्पड़ मारकर, कमीने इतने दिनों में मुझे टॉन्ट करना सीख गया है। तू शरारत से हंसकर, बस 4-5 महीने हुए। आइस एम्परर 4-5 महीने? मुझे तो लगा जैसे 4-5 साल बीत गए। नहीं नहीं, तू हंसते हुए सिर हिलाता है। चलो चलो, समर वेकेशन आ गई है, चलो एक्सट्रीम नॉर्थ जाकर गर्मी से बचते हैं। आइस एम्परर हमेशा एक्सट्रीम नॉर्थ लैंड में रहता है। इंसानों की दुनिया की गर्मी उसे सबसे ज्यादा इरिटेट करती है। अगर तेरा इंतजार करना ना होता, वो एक पल भी नहीं रुकना चाहता। तू भी वापस जाकर स्नोई से मिलने के लिए बेकरार है। एक्सट्रीम नॉर्थ लैंड, आइस स्नो पैलेस के सामने स्नो एम्प्रेस हाथ पर आराम से बैठी होती है। जल्द ही तू और आइस एम्प्रेस की छवि नजर आती है। स्नोई, तू बिना रुके भागकर स्नो एम्प्रेस की गोद में गिरता है। स्नो एम्प्रेस बिना जरा भी शर्मिंदगी के तेरा सिर नीचे दबा देती है। नहीं नहीं स्नोई, मेरा दम घुट रहा है। तूने बड़ा टाइट वेलकम पैकेज सेंस किया। फिर से वो सफोकेटिंग येट सॉफ्ट टच फील होता है। कई मिनट्स स्ट्रगल करने के बाद कहीं जाकर तो उसकी गोद से सिर उठा पाता है। फिर भी वो अभी भी तुझे गले लगाए है। स्नो एम्प्रेस हल्की मुस्कान लिए तुझे देखते हुए नीचे झुककर तेरे माथे पर एक किस देती है। तू उसे देखते हुए सीरियस तरीके से बोलता है, स्नोई, मुझे लगा जितने भी इंसान मिले उनमें कोई भी तुझसे और आईजीआई से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। स्नो इम्प्रेस हंसकर तेरा माथा हल्के से थपथपाती है। इतने सालों में एबिलिटी में तो खास वृद्धि नहीं हुई, बातें बनाना जरूर बढ़ गया है। कहते हुए भले वो ऐसा कह रही हो, दिल में उसे बहुत मीठा सा लग रहा है। कहाँ झूठ बोल रहा, सच कह रहा। तेरी बातें सुनकर स्नो एम्प्रेस के दिल में एक कोमलता उमड़ आती है। सालों में तो उनके सगे बेटे जैसा ही हो चुका है। अब बच्चा बड़ा हो गया है। अच्छा अच्छा, तुम दोनों गले लग चुके हो। अब मेरी बारी है। आइस एम्परर तुझे स्नो एम्प्रेस की गोद से निकालकर खुद कसकर गले लगाता है। यही तो फीलिंग है। आइस एम्परर हंसते हुए, कितना मिस किया तुझे। थोड़ी बेबसी होती है। हर बार वेकेशन पर वापस आने पर यही सब होता है। और तुझे पता है ये उन दोनों का उनके अपने ही तरीके से मिस करना बताने का स्टाइल है, इसलिए तू कभी मना नहीं करता। तेरे दिल में बीबी डोंग द्वारा छोड़े जाने के बाद आइस एम्परर और स्नो एम्प्रेस ने ही तुझे दूसरी जिंदगी दी है। अगर सगा कोई है तो सिर्फ यही दोनों है। अच्छा हाँ, तियानियो अब 12 साल का हो गया है। क्या उसे भविष्य के बारे में सोचना नहीं चाहिए। स्नो एम्प्रेस देखती है आइस एम्परर काफी देर से गले लगाए तो बीच में टॉपिक बदल देती है। फ्यूचर। आइस एम्परर तुझे छोड़कर बस हंसकर, वो तो सिंपल है, हमारी एक्सट्रीम नॉर्थ की गड्डी संभाल ले, बस इतना ही। स्नो एम्प्रेस भी सिर हिलाती है। वे दोनों भी इसी तरह पहुंचे थे। एक्सट्रीम नॉर्थ का बीस्ट रूलर बनना तो बिल्कुल लॉजिकल ही है, पर तू सिर हिलाता है। तू स्नो एम्प्रेस और आइस एम्परर दोनों के हाथ खींचकर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, स्नो ई आइस ई, मेरा गोल बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूं तुम दोनों की बॉटलनेक ब्रेक थ्रू हो, तुम्हें इटर्नल लाइफ मिले। आइस एम्परर और स्नो एम्प्रेस दोनों हैरान रह जाते हैं। वे दोनों तेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। कभी सोचा ही नहीं था कि तू उनके बारे में सोच रहा है। सच में बड़ा हो गया है कमीना। गर्ल्स की खुशामद करने में एक्सपर्ट हो गया है। दोनों की आंखों में आंसू भरे, दिल जैसे गर्म हो गया हो। बिना कुछ कहे सुने दोनों साथ में हाथ बढ़ाकर तुझे गले लगा लेते हैं। तीनों यूं ही आइस स्नो पैलेस के सामने एक साथ गले मिलकर खड़े हो जाते हैं। आइस एम्परर और स्नो एम्प्रेस दिल से भावुक हैं, पर तेरा दम फिर से घुटने घुटने वाला है। फिर भी हिलने की हिम्मत नहीं। 5 सोल हॉल, क्यान रेंशुए वापस आती है। ग्रेट हॉल से गुजरते वक्त उसकी मुलाकात बीबी डोंग से होती है। अभी भी वापस आने की हिम्मत है? तेरे सौंपे गए काम अभी तक पूरे नहीं हुए, फिर भी फेस दिखा रही है। क्यान रेंशुए एक पल स्टन रह जाती है, दांत भींच कर बहस करती है। मैं कोशिश कर रही हूं ना। कोशिश? बीबी डोंग ठंडी नजरों से, जैसे बोले शब्द जहर में डूबे हो। अगर कोशिश ही कर रही होती तो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करती। बेकार तो बेकार ही है माँ। क्यान रेंशुए उसकी नजरों से डर जाती है, आवाज नरम करके सफाई देती है। पर बीबी डोंग बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहती। मुझे माँ मत बुलाओ, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। बीबी डोंग की आवाज अचानक तीखी हो जाती है, जैसे कोई गलत बात सुनी हो। क्यान रेंशुए के दिल में एक तीखा दर्द उठता है। पर तेरे अलावा तो मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे तुझ जैसी बेटी नहीं चाहिए। तू सिर्फ एक अपराधी है, मुझे माँ कहने के काबिल नहीं, जबकि खुद 5 सोल हॉल की वॉर्म सिटी में है। फिर भी बीबी डोंग की नजरें क्यान रेंशुए के लिए ऐसी फील होती हैं जैसे वो हजारों मील दूर बर्फ में जमी दुनिया में गिर गई हो। वो सारी तीखी बातें जैसे अनगिनत चाकू की तरह सीधे दिल में चुभ जाती हैं।
वो अब आंसू रोक नहीं पाती, दिल दहलाने वाली रुलाई फूट पड़ती है। कियान रेंसुए उसके सामने रोना नहीं चाहती, मुंह ढककर मुड़कर भागती है। तब तक जब तक अपने कमरे में ना पहुंचे तब तक हिम्मत नहीं करती जोर से रोने की। मैं इतनी कोशिश करती हूँ फिर भी वो कभी सीधी नजरों से मुझे नहीं देखती। मैं तो उसकी बेटी हूँ, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? आखिर मैंने क्या गलत किया? क्या मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था? जिंदा नहीं रहना चाहिए था? चियान रेंशुए रोते रोते और भी दुखी हो जाती है। आंसुओं से तकिया भीग जाता है। उसे समझ नहीं आता, जब उसे पसंद ही नहीं तो उसे जन्म ही क्यों दिया गया? अचानक उसे याद आता है, इतने सालों में सिर्फ एक ही व्यक्ति जो उसे प्यार करता है, उसका ग्रैंडफादर कियान दाओलियो। शायद अब उसका सिर्फ यही परिवार बचा है। 5 सोल हॉल वर्शिप हॉल। कियान दाओलियो भौहें सिकोड़े उंगलियों से लगातार गिनती कर कैलकुलेशन कर रहा है। इतने सालों से वो लगातार एक जवाब ढूंढ रहा है, पर चाहे कितना भी प्रे करे या एंजल स्टैचू से पूछे, हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलता है। अजीब बात है, कैलकुलेशन खत्म करते ही कियान दाओलियो धीरे धीरे आंखें खोलता है। एंजल इनहेरिटर स्वयर नहीं है। 12 साल पहले उस सेरेमनी के बाद से एंजल स्टैचू बिल्कुल शांत ही रहा है, पर वो साफ महसूस कर पाता है कि एंजल गॉड से उसका कनेक्शन धीरे धीरे बदल रहा है। इसका मतलब है एंजल गॉड पहले ही इनहेरिटर को तय कर चुके हैं, पर उसने इतने सालों की जांच में यही कंफर्म किया है कि एंजल ब्लडलाइन सिर्फ कियान फैमिली में मौजूद है। कियान दाओलियो का सिर दर्द कर रहा है। एंजल डिवाइन पावर किसी और के हाथों नहीं जा सकती, पर वो समझ नहीं पाता। यहाँ कहता है कियान रेंशुए तो नेचुरली एंजल इनहेरिटर होनी ही चाहिए थी, सिवाय तब जबकि उससे पहले किसी और कियान फैमिली ब्लड लाइन में मार्शल सोल अवेकन हो चुकी हो और उसे एंजल गॉड से अप्रूवल मिल चुका हो, वही इनहेरिटर बन चुका हो। ये थॉट कियान दाओलियो को झटके में क्लैरिटी देता है। इतने सालों में क्या सच में कियान फैमिली में कोई और डिसेंडेंट है? कियान यू अब तो इंसानी शब्दों में टाइटल डाउलो लेवल तक पहुंच चुका है। क्या कुछ करने का इरादा है? आइस एम्परर बोर होकर थ्रोन पर बैठा एक तरफ टिल्ट होकर तुझे देखता है। स्नो एम्प्रेस भी फॉर्मली थ्रोन पर बैठी है, तू उसकी गोद में बैठा है। आइस ब्लू थिन वेल के पीछे की सॉफ्टनेस स्नो एम्प्रेस की खास खुशबू के साथ मिलकर तुझे उसमें बहते रहना मन करता है। आइस एम्पर की स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्यूटी कंपैरिजन में तुझे स्नो एम्प्रेस की मल्टी डायमेंशनल ब्यूटी ज़्यादा पसंद है। भले तो बड़ा हो चुका है, आइस एम्पर और स्नो एम्प्रेस के दिल में अब भी तू छोटा बच्चा ही है। हाँ, इतने सालों बिना रुके कल्टीवेट करते रहा, अब थोड़ा रिलैक्स करने का वक्त है। स्नो एम्प्रेस तेरा गाल सहलाती है, चेहरे पर बेहद नरमी है, तो हल्की सांस भरता है। ये बात कभी छिपाई नहीं जा सकती। आखिरकार आई स्नो सिबलिंग्स ने ही तुझे इतने सालों पाला है, उन्हें सच जानने का हक है। तो गहरी सांस लेकर स्नो इम्प्रेस की गोद से उठ जाता है। स्नो, ये आइस, ये कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए। अचानक इतना सीरियस क्यों? आइस एम्पर थ्रोन से कूदकर तुझे ध्यान से चेक करने लगता है। भौहें टाइट होकर वरी से भर जाती हैं। तुझे कुछ हुआ है क्या? तू सिर हिलाता है। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस लगता है ये बात तुम दोनों से छिपानी नहीं चाहिए। स्नो एम्प्रेस तेरी बात की गंभीरता समझ जाती है। वो भी सीधी होकर तेरी तरफ देखती है। बोल, क्या बात है? तू हल्की सांस छोड़कर नजरें स्नो एम्प्रेस और आइस एम्पर के बीच घुमाते हुए, मुझे मेरी असली पहचान पता चल गया है। पता चल गया है मुझे किसने त्यागा था। आइस एम्पर और स्नो एम्प्रेस दोनों के चेहरों पर एक साथ आश्चर्य आता है। इन सालों में उन्होंने कभी तेरी ओरिजिन बात से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी समझ के मुताबिक तुझे हमेशा से पता था कि इंसानों द्वारा एक्सट्रीम नॉर्थ लैंड में तुझे छोड़ दिया गया था। तू भी पहले साफ सोचा था ये बात कभी की पुरानी हो चुकी है। ये नहीं सोचा था कि तू अचानक इस पर बात करेगा। इसके बाद तू पूरी बात सुनाता है, बेबी डॉम तुझे जन्म देने से लेकर स्पेशल मेथड से त्यागने तक की सारी बातें। बेशक तू सिर्फ इतना कहता है कि ये सब तियानशुई एकेडमी और टियानडो रॉयल पैलेस में जांच करके पता चला। सब कुछ सुनने के बाद आइस एम्परर चुपचाप तेरे पास आता है, दोनों हाथों से तेरे कपड़े का किनारा पकड़कर बहुत हल्की आवाज में पूछता है, इतनी अच्छी तरह पता चला है तो कहीं तू हमें छोड़ने वाला तो नहीं? क्या तू नहीं जा सकता? इतने सालों साथ रहने से आइस एम्परर और स्नो एम्प्रेस तुझसे गहरा जुड़ चुके हैं। अचानक तेरे जाने की संभावना सुनकर आइस एम्परर का दिल भारी हो जाता है। तुझे उसकी गलतफहमी समझ आती है। हाथ बढ़ाकर आइस एम्परर को गले लगता है। नहीं, नहीं जाऊंगा। मेरा परिवार बस तुम दोनों और लिटिल वाइट है। मैं नहीं जाऊंगा। स्नो एम्प्रेस तुझमें उदासी और नफरत महसूस करके थोड़ा दुखी हो जाती है। उठकर तुझे भी गले लगाती है। तो फिर तुझे अपने ओरिजिन से इतनी परवाह क्यों? तू अपना सिर स्नो एम्प्रेस की गर्दन पर टिकाता है, नजरें आइस कवर्ड थ्रोन पर टिकाई, थोड़ी सी नफरत भरी। अगर तुम नहीं होते तो कब का इस बर्फीली दुनिया में मर चुका होता। मुझे बीबी डॉम से बदला लेना है। बेवकूफ बच्चे, बदला ले लेगा तो फिर क्या करेगा? स्नो एम्प्रेस प्यार से समझाती है। बदला लेने के बाद मैं आइस याई स्नो याई के साथ हमेशा हमेशा साथ रह सकूंगा। दोनों का जिक्र आते ही तेरी आवाज बेहद नरम हो जाती है। आइस एम्परर और स्नो एम्प्रेस ये सुनकर एक साथ खुश हो जाते हैं। ये बच्चा उन्होंने बिल्कुल यूं ही नहीं पाला है। इसके तुरंत बाद दोनों तुझे और भी टाइटली गले लगाते हैं। काफी देर बाद तो अचानक बोलता है, कुछ ही वक्त में पूरे कॉन्टिनेंट का सोल मास्टर कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। वैसे भी आईसी स्नो है तो एक्सट्रीम नॉर्थ में बोर होते ही हो, क्यों ना साथ में इंसानों की दुनिया में घूमने चले? चल सकते हैं। अगर तेरी वजह से नहीं होता, आइस एम्परर और स्नो एम्प्रेस को इंसानी दुनिया में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, पर चूंकि तेरा ही कंपटीशन है वो देखने जाने को तैयार है। असल में इस कंपटीशन का तू सालों से इंतजार कर चुका है। ये तेरे रिवेंज प्लानिंग के लिए एक स्टेज है। तुझे मालूम है इस कंपटीशन में बीबी डॉन्ग द्वारा पर्सनली ट्रेन 5 सोल हॉल गोल्डन जनरेशन भी आएगी। वो तीनों उसका गर्व है।
तो चलो हाथों से उसका गर्व चूर चूर करते हैं, उनका खून बहाकर इस रिवेंज का प्रारंभ करते हैं। तियान शुई अकेडमी। जब तू आई स्नो सिबलिंग्स के साथ वापस आता है, शुई बिंगर और शुई और पहले ही किसी तरह खबर पाकर अकेडमी गेट पर वेट करती मिलती हैं। तियान यू भैया, दोनों बहनें अकेडमी में एडमिशन लेने के बाद से ही तेरी छोटी फैन गर्ल्स रही हैं। 6 साल की उम्र से लेकर अब तक तू जब भी अकेडमी में हो, ये दोनों हमेशा तेरे पीछे रहती हैं। इतने महीनों बाद तुझे देखते ही आई स्नो सिबलिंग्स के सामने ही दोनों एक तरफ से तेरी बाह पकड़कर लिपट जाती हैं। मैं जब यहाँ नहीं था, तुम दोनों ने अच्छे से कल्टीवेट किया या नहीं? तू दोनों की नाजुक कमर पकड़ते हुए होठों पर मुस्कान फैलाता है। बेशक किया। शुदिंगर हंसकर बाकी एकेडमी की गर्ल्स स्टूडेंट्स को इशारा करती है जो बाहर आ रही थी। बाकी सारी लड़कियां इन दोनों जितनी बड़ी नहीं होती, फिर भी एक एक करके तेरे पास घेर लेती हैं। आखिरकार तू हैंडसम भी है, कल्टीवेशन में भी सबसे आगे, हर किसी को अच्छा लगना लाजमी है। ये सारा सीन बगल में एक तरफ खड़े आई स्नो सिबलिंग्स को स्टंट कर देता है। इतनी सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स से घिरा तू तियानशुई एकेडमी में सच में बहुत। इसी वक्त तेरी वापसी की खबर सुनकर तियानशुई प्रिंसिपल भी बाहर आती है। गर्ल्स स्टूडेंट्स शांति से 2 ग्रुप्स में बंट जाती हैं। वो तेरे सामने आकर, तियान्यू, अब कुछ ही वक्त में पूरे कॉन्टिनेंट का हाई लेवल सोल मास्टर कॉम्पिटिशन शुरू होगा। तुझे मालूम है वो क्या कहना चाहती है? बिना हिचकिचाहट सिर हिलाता है। बेफिक्र रहिए, मैं टीम लेकर कॉम्पीट करूंगा। यहाँ तक कि कहा जा सकता है ये कॉम्पिटिशन ही थी जिसकी वजह से तू वापस आया है। शुई बिंगर पहले से ही पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में है। जब उसे पता चलता है कि तू ही टीम लीड करेगा, खुशी से उछल पड़ती है। तियान्यू भैया टीम लीड करेंगे, चैंपियनशिप तो की ही है। तो शुई बिंगर के सिर पर हल्के से हाथ फेरता है। मन में सोचता है, इस बार कंपटीशन में शायद टैंग सैन की श्रेक टीम से भी मुलाकात हो जाए। पता नहीं टैंग सैन पर करने से क्या मिलेगा। बेशक ये सब सेकेंडरी है। तेरा कोर टारगेट हमेशा रिवेंज ही रहता है। तियान्यू भैया, अभी आपका लेवल क्या है, बता सकते हैं? तो रिवेंज की डिटेल्स के बारे में सोच रहा था, मोमेंटेरली रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। तेरे लिए तो चाहे टैंग सान जैसे लोगों से मुलाकात हो भी जाए, फिर भी रिवेंज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तियान्यू भैया, शुई बिंगर तुझे कोई रिस्पॉन्स न देता देख तुरंत दोनों हाथों से तेरी बाह पकड़कर हिलाती है। तू नीचे देखता है, कहना पड़ेगा शुई बिंगर अब बड़ी हो चुकी है, ब्राउज में काफी ग्रेस आ चुकी है, बाह पर आती नरम टच भी बहुत कंफर्टेबल महसूस होती है। मैं जानना चाहती हूँ तियान्यू भैया कितने स्ट्रांग हैं? वो सॉफ्टली दोहराती है। तू मुस्कुराकर इस बार अपनी कल्टीवेशन दिखाने में कोई एतराज नहीं करता। एक भयंकर ऑरा पल भर में बॉडी से फूट पड़ती है। शुई बिंगर और शुईहर की आंखें फट जाती हैं। उनकी नज़र में ऑरा रिलीज कर रहा तू किसी नापतोल से बाहर की पावर वाली डीप अबिस जैसा लगता है। वो साफ साफ बयां नहीं कर पाती इसका मतलब क्या है, बस वेगली फील करती हैं तो उनसे बहुत बहुत स्ट्रांग है। ये स्ट्रेंथ की क्लैरिटी कोई कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट नहीं रहती। तभी बगल से तियांशु प्रिंसिपल की कांपती आवाज सुनाई देती है। तब जाकर उन्हें असल में रियलाइज होता है। फेंग हाओ डोलो। एकेडमी गेट पर सारी वेलकम करने आई गर्ल स्टूडेंट्स प्रिंसिपल के इस एक्सक्लेम पर शॉक्ड रह जाती हैं। तो पहले से ही फेंग हाओ डोलो है? किसी और ने कहा होता तो शायद यकीन नहीं होता, पर बोलने वाली उनकी अपनी प्रिंसिपल है, तो हम आराम से चैंपियन नहीं बनेंगे? तुरंत किसी को समझ आता है ये कंपटीशन तो हर मेजर अकेडमी के बेस्ट स्टूडेंट्स का जोड़ है, पर तेरे अलावा दुनिया में शायद ही कोई दूसरा 2-0 वही ये यार ओएलडी फेंग हाउ, शुई बिंगर और शुईवर और भी शॉक्ड हो जाती हैं। तेरे पास खड़े रहने के लिए उन्होंने पहले ही पूरी ताकत लगाकर कल्टीवेट किया है। भले तेरी तरह ट्रेनिंग फ्रीक ना हो, फिर भी बहुत सारे रेस्ट टाइम कॉम्प्रेस किए हैं, पर सोचा नहीं था तुझसे दूरी कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। अगर हेवनली जीनियस किसी एलिफेंट जैसे दिखते तो शायद तू ही होता। तियांशु प्रिंसिपल भी होश में आ जाती है। तेरे जैसे फेंग हाओ डोलो लेवल के प्लेयर के कंपटीशन में हिस्सा लेने से चैंपियनशिप ऑलमोस्ट पक्की जैसी है। तियांशु एकेडमी ने बहुत लंबे वक्त से इस लेवल की चैंपियनशिप नहीं जीती। सब लो की रहना। वो तुरंत आसपास के स्टूडेंट्स को वार्न करती है। कंपटीशन से पहले किसी भी ओपोनेंट को तियान्यू की असली स्ट्रेंथ पता नहीं चलनी चाहिए। शुई मुंह ढककर हंसती है। क्या इसलिए ताकि ओपोनेंट सीधे कंसीड ही ना कर दे? इस बात पर वहां मौजूद सारी लड़कियां हंस पड़ती हैं। रात को आइस एम्परर जल्दी सो जाता है। एकेडमी प्रिंसिपल आइस स्नो सिबलिंग्स के साथ आने की वजह से खासतौर पर तेरे डॉर्म रूम में 2 एक्स्ट्रा बेड्स ऐड कर देती है। तू अकेले रहता था, इससे किसी और को दिक्कत नहीं। नींद नहीं आ रही? स्नो एम्प्रेस तुझे अकेले विंडो के पास खड़े होकर चांदनी देखते हुए नोटिस करती है। बेड से उठकर बैठती है, कुछ सोचकर। तू सिर नहीं मोड़ता। स्नो एम्प्रेस समझ पाती है तेरे दिल में फ्यूचर को लेकर छिपी चिंता है। धीरे से उठकर तेरे पास आती है, तेरा हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखती है। तुझे पता है वो अपने तरीके से तुझे सांत्वना दे रही है। तू करवट लेकर उसे सीधे गले लगा लेता है। स्नो एम्प्रेस के प्रति तेरे दिल में सिर्फ लाइफ सेविंग ग्रेस और 20 सालों के प्लान पोन वाला भाव ही नहीं, बड़े होते होते धीरे धीरे कुछ अलग सी फीलिंग भी उभरी है। जब मन कहीं भटकता है, सिर्फ उसके पास रहकर ही तुझे थोड़ा सुकून मिलता है। शायद तू पहले ही उस पर डिपेंड होने का आदी हो चुका है। बस उसे यूं ही गले लगाकर सारी उलझनें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, सिर्फ स्टेबिलिटी बच जाती है। स्नो एम्प्रेस भी हाथ बढ़ाकर तुझे गले लगाती है, धीरे धीरे तेरी पीठ थपथपाती है। तियान्यू चिंता मत कर, मैं और आइस एम्परर तेरे साथ हैं। अगर यहाँ किसी ने तुझे धमकी दी तो मैं खुद एक्शन लूंगी। 10 ग्रेट इविल बीस्ट में से एक स्नो एम्प्रेस एक बार एक्शन ले तो हलचल कहीं भी कम नहीं होती। किसी एक्सट्रीम टियर एनिमल सोल से
तुझे पता है वो और आइस एम्परर दोनों तेरा सबसे मजबूत सहारा है। दिल में पूरी तरह ग्रेट कॉन्टिनेंट वाइड हाई लेवल सोल मास्टर कंपटीशन शेड्यूल्ड वक्त पर आ जाता है तो तियांशुई टीम मेंबर्स लेकर टियानडो रॉयल सिटी पहुंचता है। वहां एक होटल में स्टे करता है तो गर्ल्स को याद दिलाता है ज्यादा इधर उधर ना घूमें, कंपटीशन के दिनों पहले पूरी फोकस से कल्टीवेट करें। शोएब बिंगर वाइस टीम नेता होने के नाते तुरंत कॉन्फिडेंटली टीममेट्स को कल्टीवेशन पर लगा देती है। तू लेजरली कदमों से पिछले कुछ सालों में जाना पहचाना अपना पुराना बाल जाता है। जैसा एक्सपेक्ट था, गर्ल डिस्गाइज कियान रेंशुए पहले से वहां मौजूद मिलती है। आज इतनी जल्दी कैसे आया? कियान रेंशुए क्यूरियस होकर तेरी तरफ देखती है। वो अभी अभी तुझे बुलाया था, पर आमतौर पर तू बहुत देर से पहुंचता था। खबर तियांशुई एकेडमी तक पहुंचने में ही तो वक्त लगता। सोल मास्टर कंपटीशन शुरू होने वाला है। मैं तियांशुई एकेडमी की तरफ से कॉम्पीट करने आया हूँ। इन दिनों रॉयल सिटी में ही रहूंगा। तू बैठ जाता है बारटेंडर से ही बोलकर। इतने सालों में तू रेगुलरली आता रहा है, बारटेंडर जीव बाव से खासा दोस्ती हो गई है। बिना पूछे भी वो जानता है तुझे क्या ऑर्डर करना है। ये गिलास मेरी तरफ से तुझे जीत मिले। बारटेंडर हल्की सी स्माइल के साथ एक एक्स्ट्रा ग्लास परोसता है। शुक्रिया, तू भी फॉर्मेलिटी नहीं करता। दोस्त तो दोस्त ही होता है। बारटेंडर के जाने के बाद चियान रेनशुए नोट करती है। आंखें हिंड भरी मुस्कान में सिकुड़ती हैं। तुम्हारी स्ट्रेंथ के हिसाब से चैंपियनशिप में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वो तेरे साथ स्टार्ड और ग्रेट फॉरेस्ट में सोल बीस्ट हंट करने भी जा चुकी है। तेरी असली स्ट्रेंथ अच्छे से जानती है। उस दिन की मेमोरी उसे आज भी क्लियर है। वो टेरिफाइंग ऑरा जो हर फायर एट्रीब्यूट सोल स्किल को सील कर देती है। उसे फील होता है फायर एट्रीब्यूट में तुझसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं हो सकता। तुझसे कंपेयर करें तो इस बार बाकी सारे कंपेटर्स ऐसे लगते हैं जैसे ग्रीन हाउस में पले बड़े नन्हे बच्चे हों। कियान रेंशुए की हिंट भरी मुस्कान देखते हुए तेरे दिल में इस मुस्कान की रक्षा करने की भावना जागती है। वो तेरी सगी बहन है, ना जानते हुए भी। तू हाथ बढ़ाकर उसके बालों की एक लॉकिंग को कान के पीछे रखता है, फिर उसके कॉलर को ठीक करता है। इस तरह की क्लोज टच पर कियान रेंसोए बस मुस्कुराते हुए बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करती। तेरे बाल थोड़े बिखरे थे, मैंने ठीक कर दिए। भले कियान रेंसोए मना नहीं करती, तुझे लगता है फिर भी एक्सप्लेनेशन देना ठीक है। शुक्रिया। कियान रेंसोए तेरे जैसा टोन सीखकर अभी बारटेंडर से जो कहा था वैसे ही टोन में हल्के से बोलती है। ये अनकैनी कॉपी सुनकर तुझे हंसी आ जाती है। तेरी हंसी देखकर कियान रेंसोए को भी लगता है जैसे आधी अधूरी खुशी खुद ब खुद हील्ड हो गई हो। बचपन से ही उसने दूसरों की मुस्कान देखी है, पर हमेशा सोचती थी वो अनडिजर्व्ड है। उसने कभी खुशी फील नहीं की। समझ नहीं आता कोई हंसना क्यों पसंद करता है। क्या स्माइल इमोशंस छुपाने का एक जरिया नहीं है? ऐसा प्रिटेंडिंग करना बहुत थका देता है। पर जब से उससे मिली पहली बार उसे समझ आया, हंसना साचा भी हो सकता है, सिर्फ तेरे सामने ही। उसे असली खुशी का मजा आता है। तेरे पास रहते हुए फैमिली जैसा फील होता है, सुकून भी और रिलैक्सेशन भी। इसीलिए दिल में जल्दबाजी सी उठती है। वो हर बार सबसे पहले तुझे ही मिलना चाहती है, जैसे तू ही उसकी दिल की बीमारी का इलाज हो। बस तू पास हो, कुछ ना भी करे तो भी उसे संतोष मिलता है। कियान रेनशुए खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती क्यों, पर धीरे धीरे इस फीलिंग की आदी होती जा रही है। इस बार मेरा टीम लीड करना बस चैंपियनशिप के लिए ही है। तू ग्लास उठाकर, अगली बार ड्रिंक्स मेरी चैंपियनशिप के बाद ही होंगी। जब 5 सोल हॉल की टीम सामने आए तो कोई नरमी मत बरतना, जैसा उचित हो वैसा खेलना। चांद रेंशवे तेरे साथ ग्लास टकराकर सिर उठाकर एक ही घूंट में पी जाती है। तेरी जीत के बाद हम 3 दिन 3 रात जोरदार सेलिब्रेट करेंगे। तू भी अपना ड्रिंक एक ही घूंट में खत्म करता है। जरूर। चियान रेनशवे की आंखें थोड़ी ड्रंक सी पिंक हो जाती हैं। होठों की स्माइल दबाए भी नहीं दबती। वो सोचना चाहती है 5 सोल हॉल के गर्व भरी टीम जिस पर वो क्राउड थी, जब उसे बुरी तरह हराया जाएगा तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा। जब उसका गर्व उसके सामने ही चकनाचूर होगा तो कैसा फील होगा। ये सोचते ही उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। हाथ हिलाकर बारटेंडर बुलाती है, हमारे लिए 10 ग्लासेस और भर दो। बारटेंडर हंसते हंसते पास आता है। इतनी खुशी क्यों? ये कैसा सवाल है? मुझे साथ में पीने के इन दिनों की कदर करनी चाहिए। चियान रेंचुए बिना छुपाए अपनी खुशी दिखाती है तो बेबसी से सिर हिलाता है। कोई बात नहीं, ड्रिंक्स लाते रहो बस। चूंकि बहन का मूड अच्छा है तो उसे भी थोड़े और ड्रिंक्स साथ में लेने पड़ते हैं। रात 5 सोल सिटी, पोप्स पैलेस, बीबी डोंग पहले ही सो चुकी है। दोनों आंखें कसकर बंद, फिर भी माथे पर सिकुड़न, चेहरे पर यकीन ना कर पाने का भाव। नहीं नहीं, तू तो मर चुका है। सपने में वो उसी बच्चे को देख रही है जिसे उसने पैदा होते ही अपने हाथों से घोंट दिया था। शायद उस बच्चे की बिटरनेस इतनी गहरी है कि वॉन्डरिंग स्पिरिट बनकर बदला लेने आ गया हो। सपने में उसकी गोद में एक मेल बेबी होता है। मुड़ते ही उस बेबी की गर्दन टूट जाती है, चारों तरफ खून फैल जाता है। पर कितनी भी दूर वो उस बच्चे को फेंके, वो शहंशाह फिर से उसके पास चलकर आ जाता है। रोते हुए उसके कपड़ों को खींचता है। जब वो आंखें उठाता है, आई सॉकेट्स डीप सनकन होते हैं। काला खून आइस से बहता है। माँ, शुरुआत में तो नॉर्मल घूसली आवाज होती है, पर जैसे जैसे काला खून बहता है आवाज विकृत और भयानक होती जाती है। माँ, तूने मुझे क्यों मारा? खून का बदला खून से चुकाना पड़ता है। मेरी जान वापस दे। सपने में बीबी डोंग जैसे किसी भूत के जाल में हो, चाहे कितना भी स्ट्रगल करे उस वॉन्डरिंग स्पिरिट जैसी छाया छूटती ही नहीं। तू मर चुका है, मुझे परेशान करना बंद कर। वो घबराकर एक हाथ से पूरे जोर से एक झटका मारती है। उस ब्लड कवर्ड घोंसली आकृति टूटने की जोरदार आवाज के साथ बीबी डोंग सपने से एकदम हकीकत में लौट आती है। फिर बुरा सपना। वो उठकर बैठती है, हथेली बेडशीट पर टच करती है जो पूरी तरह कोल्ड स्वेट में भीगी है।
पूरे शरीर में असहज फीलिंग है। अभी अभी वाला जोरदार वार दरअसल बेड साइड पर रखा डेकोरेटिव पोर्सिलेन जार तोड़ चुका होता है। सपना इतना रियल था कि जागने के बाद भी उसे फियर का शिवरिंग फील होता है। बिल्कुल इम्पॉसिबल, वो तो मर चुका है। मैंने अपने हाथों से उसका गला घोंटा था। वो सांस लेते हुए खुद से बड़बड़ाती है, अगर उस बच्चे को उसने पहले ही मार न दिया होता। इस विचार के आते ही उसके दिल में जैसे कांटा चुभ जाता है। पछतावा शायद है थोड़ा सा। आखिरकार वो उसका अपना खून है। अगर वक्त वापस लौट सके। बीबी डोंग अपनी धड़कन को दबाकर गहरी सांस लेती है। चाहे फिर से सब कुछ हो, वो फिर भी उसे मार ही डालेगी। पछतावे से क्या फायदा? सिर्फ उसके बेटे के मरने से ही चियान शिंजी से बदला पूरा माना जा सकता है। ये सोचते ही उसकी नज़रें धीरे धीरे रेजोल्यूट हो जाती हैं। उस वक्त उसका फैसला गलत नहीं था। आज ऐसा नाइटमेयर बस कॉन्शियंस की वजह से हुआ होगा। वो कब की अपने बेटे को खो चुकी है। ये दिल पहले ही मर चुका है। रात अभी भी गहरी है। चूंकि नींद नहीं आ रही तो फिर सोने की जरूरत भी नहीं। वो सख्त नजरों से उठती है। पोप्स रोब पहनकर पैलेस से निकल जाती है। 5 सोल सिटी वर्शिप हॉल। कियान दालियो एंजल स्टैचू के सामने आज की आखिरी प्रेयर कर रहा है। जैसे ही दोनों हाथ जोड़े जाते हैं, स्टैचू पर हल्की सी गोल्डन लाइट चमक उठती है। वो ग्लो तेरे बॉडी पर पड़ते हुए गर्माहट देती है। क्या हो रहा है? चियान दालियो अचानक सेंसिटिव हो जाता है। उसने खुद कोई कनेक्शन इनिशिएट नहीं किया था, ना ही रूटीन सिंक किया था। स्टैचू कभी बिना इनिशिएट किए रिएक्ट नहीं करता। आज उसका अपने आप रोशन होना सिर्फ इसीलिए हो सकता है कि एंजल गॉड से कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा है। वो तुरंत आगे झुककर घुटनों के बल झुकता है। आदरणीय देटी, आपकी क्या इच्छा है? पूछने के बाद दिमाग में धीरे धीरे वो जानी पहचानी एंजल वॉइस उभरती है। एंजल गॉड पोजीशन के इनहेरिटर को ढूंढो जल्द ही। कियान दालियो कंफर्म करता है। एंजल गॉड पोजीशन का इनहेरिटर हमेशा से कियान फैमिली से ही आता रहा है। जनरेशन से बिना कभी खास तौर पर ढूंढना पड़े। पर कियान रेंशुए की जनरेशन पर आकर प्रॉब्लम आ गई। किसी ने इनहेरिटर की पोजीशन चुरा ली है। इतने सालों जांच करने के बावजूद उसे कभी नहीं समझ आया वो कौन है। उसे पूरी तरह यकीन है कियान रिंगशुए कियान फैमिली का इकलौता। उसने तो फैमिली में और भी बचे कुचे ब्लड लाइन्स को चेक किया। अपनी खुद की हिस्ट्री में भी कोई एक्सीडेंट वाली संभावना ढूंढी। पूरे 12 सालों तक बहुत मेहनत करने के बावजूद वो अभी भी नाकाम है। उसे कियान रेंशुए के लिए एक अपराध बोध भी है। ये बच्ची शुरू से ही बड़ी ट्रैजिक रही। पर उसने जो कुछ किया वो सब चियान रेंशुए के लिए ही रास्ता तैयार करना था, ताकि वो डिवाइन पावर इनहेरिट कर सके। इतने सालों बाद भी असली इनहेरिटर को ट्रैक नहीं कर पाया। इस बात की गिल्ट दिल में हमेशा बनी रहती है। कियान दाओलियू ठंडी सांस भरता है। अब जब डीटी ने खुद ढूंढने को कहा है तो कहाँ से शुरू करूं? 12 साल हो चुके, कोई न्यूज़ ही नहीं। लगभग यकीन हो चुका था कि स्टैचू में शायद कोई एरर आ गई हो। अब जो हुआ, पर एंजल ब्लड लाइन सिर्फ कियान फैमिली नहीं है, तो लॉजिकली कियान रेंशुए ही इनहेरिटर होनी चाहिए। उसका बेटा कियान शुनजी का भी सिर्फ एक ही औरत है, बीबी डोंग। अगर कियान रेंशुए इनहेरिटर नहीं है तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्या बीबी डोंग ने उस साल एक से ज्यादा बच्चे जने थे? कियान दाओलियू का दिमाग एक झटके में चकरा जाता है। उसे याद आता है उस वक्त बीबी डोंग ने अकेले डिलीवरी की रिक्वेस्ट की थी। इसमें मैनिपुलेशन की काफी गुंजाइश थी। इस सोच के साथ ही वो गहरी सांस लेता है। उस साल कितने बच्चे पैदा हुए उसे साफ जांचना ही होगा। टियानडो रॉयल सिटी सोल मास्टर कॉम्पिटिशन की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। किसी भी सोल मास्टर वर्ल्ड के सबसे बड़े इवेंट के तौर पर ये सिर्फ सोल मास्टर्स ही नहीं, टियानडो रॉयल फैमिली एरिस्टोक्रेसी से लेकर आम लोगों तक सबको अट्रैक्ट करता है। हर कोई इसे कार्निवल फेस्टिवल की तरह देखता है। ओपनिंग सेरेमनी से एक महीना पहले ही सारे टिकट सेल आउट हो चुके थे। इस कंपटीशन के लिए शुएई एम्परर ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया। सोल फाइट स्टेज वीआईपी बॉक्स को छोड़कर पूरा। ये पिंग वेन्यू लाख लोग अकोमोडेट कर सकता है। स्टारडस्ट एरिना अभी डोर खुलने का वेट कर रहा है। बाहर की भीड़ पहले ही खचाखच भर चुकी है। इस वक्त कोई अंदर नहीं जा सकता, पर किसी को कोई फिक्र नहीं। वो सब पार्टिसिपेटिंग यंग सोल मास्टर्स को देखना चाहते हैं। पूरे कॉन्टिनेंट में मिलाकर भी सिर्फ कुछ लाख सोल मास्टर्स हैं। ये कंपटीशन सबसे बड़ा सोल मास्टर गैदरिंग इवेंट होता है। भीड़ में कई साइन गर्ल्स जानबूझकर हल्के कपड़े पहनी हुई हैं, उम्मीद में कि किसी मेल सोल मास्टर की नज़र उन पर पड़े। किसी सोल मास्टर से शादी करना ही कॉन्टिनेंट की एवरेज गर्ल्स के लिए सबसे बेहतर भविष्य माना जाता है। कुछ मिडिल एज्ड सोल मास्टर्स भी अपनी स्टूडेंट लाइफ यादों में लौटने आए हैं। ये कंपटीशन सिर्फ 25 साल से कम उम्र वाले सोल मास्टर्स के लिए ही खुला है, इसलिए पूरे कॉन्टिनेंट का ध्यान खींचना लाजमी है। यहाँ तक कि एरिस्टोक्रेसी भी होपफुल है कि इस इवेंट में उन्हें कोई यूजफुल यंग सोल मास्टर मिल जाए। बहुत सारे लोग हैं, शुई बिंगर उत्साह से बोल पड़ती है। इतनी विशाल भीड़ पहली बार देख रही है। ये अभी होल सोल मास्टर वर्ल्ड का सेंटर है। इतने लोगों का आना ही नेचुरल है। तियानशुई टीम सीधे कदमों से टियानडो एम्पायर द्वारा खासतौर पर पार्टिसिपेटिंग टीम्स के लिए बनाए गए रूट में चलती है। रॉट सबकी वर्दी नीली, बेहद खूबसूरत चेहरों वाली गर्ल्स होती हैं। शुई बिंगर, शुई यूएर और स्नो ई के अलावा कुछ और मेंबर हैं जो तूने खुद सेलेक्ट किए हैं। तूने इस टीम को काफ़ी देर से ट्रेन किया है। अब की तियानशुई एकेडमी बिना तेरे भी अच्छी खासी फाइटिंग फोर्स रखती है। जल्द ही सब कंपटीशन वेन्यू के गेट से एंट्रेंस करते हुए तियानशु एकेडमी के डेडिकेटेड रेस्टिंग एरिया में पहुंचते हैं। टियानडो रॉयल फैमिली ने हर एकेडमी की टीम की फ्रेशनेस और बेस्ट कंडीशन मेंटेन रखने के लिए खासतौर पर यह स्पेशियस रेस्टिंग एरिया बनाई है। हजारों सीट्स एकेडमी वाइज अलग अलग रीजन में बंटे हुए हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। तो तियानशुई मेंबर्स के साथ रेस्टिंग एरिया में ओपनिंग सेरेमनी का वेट करता है। कुछ ही देर में फर्स्ट राउंड ड्रॉ होने वाला है।
आज हो कोई मैच हो या ना हो, एक बात मैं पहले साफ कहना चाहता हूँ, तू अब तियांशु एकेडमी का एब्सोल्यूट कोर है। ये कहते ही सारी गर्ल्स रुककर तेरी तरफ देखती हैं। ये भले कंपटीशन है, पर तुम सबके लिए ये असली अनुभव भी है। नॉर्मल मैचेस में मैं एक्शन नहीं लूंगा, तुम्हें खुद जीतना होगा, समझ गई? सब गर्ल्स सिर हिलाकर सहमत होती हैं। सबको पता है तो एक्शन लेता है तो वो पूरी तरह डिसाइसिव किल होती है। ये शौक सबसे अच्छे तरीके से फाइनल तक बचाकर रखनी है, इसलिए वो सारी कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं, बस इसलिए ताकि तुझे आखिर तक छिपा कर रख सके। इसी वक्त एरेना अनाउंसमेंट होता है। सारी पार्टिसिपेटिंग एकेडमीज ओपनिंग सेरेमनी के लिए एंटर करें। एमसी की सिग्नल पर पूरा माहौल जोश से भर जाता है। सबसे आखिरी वाले भाग में वीआईपी बॉक्स के पास एमसी जोर से घोषणा करता है, अब आमंत्रित करते हैं तियानडो एम्पायर के महामहिम एम्परर को कि इस कंपटीशन की फॉर्मल शुरुआत घोषित करें। पूरा वेन्यू तालियों से गूंज उठता है। गोल्डन रोब वाले श्वेय एम्परर धीरे धीरे उठते हैं, नजरें एरिना पर टिकाई। मेन ऑर्गेनाइजर तियानडो एम्पायर डिक्लेयर करता है कंपटीशन ऑफिशियली शुरू। तालियां और चीयर्स फिर से पूरे वेन्यू में गूंज जाती हैं। श्वेय एम्परर बैठते ही एमसी तुरंत जोर से बोलता है, अब शुरू होता है राउंड 1 का ड्रॉ। जल्द ही ड्रॉ रिजल्ट्स आते हैं। तुझे नहीं एक्सपेक्टेड था पहले दिन ही मैच होगा। तियानशुई एकेडमी वर्स चिहू एकेडमी। लगता है लक अच्छा है। तू हल्के से हंसता है। आइस और वाटर बेस्ड तियानशुई एकेडमी को फायर बेस्ड चिहू एकेडमी चाहे कैसे काउंटर नहीं करती। फर्स्ट राउंड प्रीटी कंफर्म सा है। पहले दिन का शेड्यूल तेजी से आगे बढ़ता है। जल्द ही तियानशुई और चिहू के बीच का मैच आ जाता है। प्लीज दोनों टीम स्टेज पर आएं। जज ऑर्डर देते ही चिहू एकेडमी की टीम सबसे पहले स्टेज पर आती है। वाइस टीम नेता हो वो सबसे आगे चलती है। चेहरा बहुत सुंदर, अरीना की सबसे आई कैचिंग लेडी होनी चाहिए, पर उसका ओपोनेंट तियानशुई है। तियानशुई टीम जैसे ही स्टेज पर आती है, ब्लू यूनिफॉर्म देखते ही दर्शकों तुरंत जोरदार चीयर गूंजने लगता है। तियानशुई ब्यूटी टीम की रेपुटेशन बेकार नहीं है, पर जल्द ही कोई शार्प आइड दर्शक चौंक कर बोलता है, अरे ये क्या, तियानशुई ब्यूटी टीम में एक लड़का कहाँ? सेम 7 मेंबर फॉर्मेशन के साथ इस बार तियानशुई टीम साइड में तो कॉन्फिडेंटली सामने खड़ा है। बाकी टीम मेंबर्स तेरे साथ आगे बढ़ते हैं। हुओ वू और हुओ वुशवांग के लीड में चिहू एकेडमी का सामना करते हुए शुई बिंगर और शुई यूअर बाकी 4 फीमेल टीम मेंबर्स के साथ आगे आती हैं। तो बस अरीना के एज पर खड़ा स्टैंड देता है। जब तक सबको दिक्कत ना हो तो एक्शन नहीं लेगा। ये लड़का तो बहुत लकी है, तियानशुई अकादमी की ब्यूटी टीम के इतने पास घूम रहा है। देखो इनका उसके प्रति एटीट्यूड, जैसे यही सब लीड कर रहा हो। मैं भी यही नोटिस कर रहा हूँ। वो सब उसी की सुनते हैं। गैलरी में लोगों की तमाम क्यूरियस चर्चा हो रही होती है। इस ब्यूटी फेमस तियानशुई एकेडमी में अचानक एक मेल टीम नेता को देखकर सब क्यूरियस है। स्टेज पर आई शुई बिंगेर और शुई युएर पूरे कॉन्फिडेंस से चमक रही होती हैं। पिछले वक्त में तूने सिर्फ स्पेशल ट्रेनिंग ही नहीं दी, बल्कि काफी सारी हर्ब्स भी दिलाई जो माना पावर सीधे स्ट्रेंथन करती हैं। पूरी तियानशुई टीम की कल्टीवेशन तेजी से बढ़ गई। चिहो एकेडमी इनके सामने कुछ भी नहीं। तू अरीना के सबसे किनारे पर खड़ा है। पूरी टीम की स्ट्रेंथ कम वक्त में बूस्ट करने के लिए तूने सीक्रेटली सनसेट फॉरेस्ट जाकर आइस फायर ट्विन्स आइस का पूरा एरिया ही खाली कर दिया था। तुझे पता था वो जगह एक्चुअली पॉइजन गुपो का हाइडवे है, जहां वो अपने बॉडी के पॉइजन को सप्रेस रखता है। इस बात के लिए तू खुद जाकर पॉइजन गुपो से मिलकर उसका पॉइजन रिमूव करने की मदद की कॉम्पनसेशन के तौर पर। इन्हीं हर्ब्स और तेरे सिस्टम बेस्ड रिवॉर्ड्स की वजह से शुई बिंगर और शुई ओवर की स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ी, नॉर्मल कल्टीवेशन से कई गुना ज्यादा फास्ट। ये फर्स्ट मैच परफेक्टली पिछले वक्त की अचीवमेंट्स को वेरीफाई करने का मौका है। तुम में सिर्फ 6 लोग बचे हैं। हुओ वू टीम नेता बैज पहने एरिना एज पर बेपरवाही से खड़े तुझे देखकर आश्चर्य दिखाती है। चिहू अकेडमी की नंबर 1 ब्यूटी होने के नाते हुओ वू में अपना प्राइड है। तियानशुई को सिर्फ 6 लोगों को फील्ड करते देखकर उसे लगता है वो उन्हें कम आंक रहे हैं। 6 लोग काफी हैं। शुईवर मुस्कुराते हुए उंगली से इशारा करती है, आत्मविश्वास से भरी हुई, आओ जितना चाहो पूरी शक्ति यूज करो। तियानशुई एकेडमी कब से तियानशुई और चिहू हमेशा से एक दूसरे को ज्यादा मान नहीं देते थे। दोनों को कभी नहीं लगा तियानशुई इतनी स्ट्रांग हो सकती है। ये सोच खुद में गलत नहीं थी, बस प्रेमिस यही है कि तू उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग ना दे। शुई बिंगर बाकी 5 टीममेट्स को साथ लेकर आगे आती है, हल्की मुस्कुराहट के साथ। ज्यादा बात करने का फायदा नहीं, रियल फाइटिंग में स्ट्रेंथ गैप साफ पता चलता है। अपनी टीम नेता को भी बुला लो। हुओ वुशवांग अपना टीम नेता बैच चमकाता है। मैं तुम्हें माइनॉरिटी बाय नंबर्स एडवांटेज लेते हुए हार जाने पर बहाने बनाने का मौका नहीं देना चाहता। पहले हमें हरा कर देखो। शुई बिंगर प्राउड होकर उसकी नजरों से टकराती है। उस वक्त अगर 7 लोग हमारे 6 को भी ना हरा पाए, ये तो और भी शर्मनाक बात होगी। हुओ वुशवांग को लगा उनकी मॉडेस्ट बात रिस्पेक्ट मांगेगी। ये देखकर वो हैरान रह जाता है, इतना कॉन्फिडेंट ओपोनेंट देखकर। ब्रो कोई बात नहीं, इनका कॉन्फिडेंस तोड़ दो। हुओ का गुस्सा दबा दबा नहीं रुकता। ब्रदर सिस्टर की जोड़ी क्या तियानशुई से ज्यादा वीक होगी? स्पीड जल्दी खत्म करो। हुओ वुशवांग गुस्से को दबाकर सिर हिलाता है। मैच शुरू होता है। हुओ वो डायरेक्टली फायर पोजेस हो जाती है। अरीना का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है। यूनिकॉर्न फायर ड्रैगन पोजेस। हुओ वू की फुल फायर पावर निकलने के साथ ही हुओ वुशवांग भी अपनी फायर स्पिरिट रिलीज करता है। दोनों फायर एट्रीब्यूट 5 सोल्स एक साथ मिलकर तुरंत पूर अरेना की हीट घोंट देती हैं। बाकी चीहो टीममेट्स भी दोनों सिबलिंग्स के साथ मिलकर तियानशुई के 6 सदस्यों की तरफ बढ़ते हैं। शुई बिंगर के होंठों पर
एक मिस्टीरियस सा स्माइल उभरता है। जवान लोगों को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगले ही पल जैसे अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। फायर से बढ़े हुए टेम्परेचर में अचानक सख्त गिरावट आती है। तेरे पीछे एक आइस क्रिस्टल फीनिक्स इल्यूजन अचानक अपने पंख फैलाकर उठती है। बर्फीला तूफान चारों तरफ फैलता है। हुओ और हुओ वुशवांग दोनों की बॉडी पर की फायर तुरंत बुझ जाती है। बाकी टीममेट्स तो स्नो स्टॉर्म के दबाव में अपनी 5 सोल तक रिलीज नहीं कर पाते। इम्पॉसिबल। हुओ वुशवांग हैरानी से आंखें फाड़कर देखता है, चेहरे पर शॉक साफ। एक सिंगल 5 सोल ने पूरी टीम को सप्रेस कर दिया। इम्पॉसिबल की क्या बात है, यही तो गैप है। शुयूएरसी सिल्वर डॉल्फिन 5 सोल रिवील करती है। एक वाटर वेव सारे चिहू मेंबर्स की फाइटिंग एबिलिटी छीन लेती है। पूरा वेन्यू तुरंत खामोश हो जाता है। सेकंड पूरा एक झटके में कहीं भी नहीं हिला। चेहरा कॉम्प्लेक्स। सोचता है इतनी स्ट्रांग टीम लीड करने वाला ये आदमी जरूर कुछ खास है। ये तो चिहो अकेडमी अभी स्ट्रांग भी नहीं है, इस चरण में उसे एक्शन लेने की जरूरत हो। क्यों क्यों तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो गए? हुआ वो असंतुष्ट होकर जमीन पर गिरती हुई, चेहरे पर दर्द। उसने पहले ही डिटेल इन्वेस्टिगेट किया था कि शुई बिंगर की स्ट्रेंथ उसके बराबर ही होनी चाहिए। सॉरी, हमारे पास एक अच्छा टीम नेता है ना, त्यानी भैया ने हम सबकी स्ट्रेंथ बढ़ाई। शुई बिंगर हल्की मुस्कुराहट के साथ। हुआ वो एनबी से तेरी तरफ देखती है, काश वो मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ा पाता। पहला मैच स्मूथली खत्म होता है। सब लोग स्टे कर रहे होटल में वापस आते हैं। आइस नो सिबलिंग्स पहले ही वापस पहुंचे हुए मिलते हैं। बधाई हो तियान्यू, फर्स्ट मैच में जीत मिली। आइस एम्परर तेरा हाथ पकड़कर हंसते हुए बधाई देता है। यही उनकी जीत मानी जा सकती है। स्नो एम्प्रेस सिर हिलाती है। तुम मुस्कुराकर, पता नहीं अगले ओपोनेंट मुझे एक्शन लेने पर मजबूर कर पाएंगे या नहीं। इस कंपटीशन का टारगेट चैंपियन ही है ना? स्नो एम्प्रेस तेरे कंधे थपथपाती है। मैं वेट कर रही हूं तुझे पोडियम पर देखने के लिए। स्नो ये बेफिक्र रहो। तू कॉन्फिडेंटली कहता है, चैंपियनशिप तो बस मेरा टारगेट है, कोई भी मिले फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस जीतना है, बाकी सबको सोचना है वो कैसे ओपोनेंट से जूझें। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, सेकंड राउंड के ओपोनेंट्स भी सामने आते हैं। श्रेक एकेडमी। तूने एक्सपेक्ट तो किया था कि टांग सान की टीम से सामना होगा, पर इतनी जल्दी नहीं सोचा था। पर तेरा टारगेट चैंपियन है, चाहे किसी से भी मिले फर्क नहीं पड़ता। तुझे बस जीतना है, बाकी सब चीजें ओपोनेंट को खुद सोचनी है। इस बार भी तू अरीना के साइड पे स्टैंडिंग रखेगा, पर टीम को थोड़ा ट्रेन करने के लिए स्टार्टिंग लाइनअप में कुछ बदलाव किए गए हैं। शुई कोर्ट पे रेस्ट करती है। शुई बिंगर और शुए वो रिमेनिंग मेंबर्स के साथ। जीतने के लिए कोर्ट पर सिर्फ जीतना ही नहीं, दोनों तरह के वांटेज पॉइंट्स और एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। अभी कंपटीशन का सबसे लो इंटेंसिटी फेज है। यही सही वक्त है रोटेशन करने का, ताकि हर प्लेयर को रियल फाइट का एक्सपीरियंस मिले। पूरे तियानशुई टीम के फील्ड होने के बाद श्रैक मेंबर्स देर से पहुंचते हैं। कंपटीशन के इनिशियल स्टेज में श्रैक भी फुल लाइनअप फील्ड नहीं करती। टांग सान, शाओ वू, दाई मुबाई जैसे लोग 2 सब्स्टिट्यूट्स लेकर आते हैं। निंग रोंग रोंग और ऑस्कार साइड पर बैठकर ऑब्जर्व करते हैं। पर फिर भी श्रेक के 7 वियर्डोज में से सबसे स्ट्रांग 5 मेंबर्स फील्ड किए जाते हैं। 2 सपोर्ट टाइप नंबर्स को आउट रखा गया है। ये सिर्फ तियानशुई की गहराई परखने के लिए किया गया है। हार जाए भी तो कोई फिक्र नहीं, टांग सान को पूरा कॉन्फिडेंस है। हारना तो इम्पॉसिबल ही है। उसने पहले वाले तियानशुई वर्सेस चीहो मैच को अच्छे से स्टडी किया है। भले तो कंटिन्यूअसली एक्शन नहीं ले रहा, इससे क्या, जो मूव्स तूने छुपा रखे हैं उसे टांग सान भी शायद आसानी से अवॉइड ना कर पाए। कम से कम अपने स्किल्स से वो तेरी हत्या सुनिश्चित कर ही सकता है। ऊपर से फेस टू फेस वो कम्पीट करेगा। वो सोचता है तियानशुई को नहीं हरा सकता, ऐसा भी नहीं है। सब जानते हैं कि तियानशुई इस समय स्ट्रांग है। यही तो श्रेक के अपनी फेम प्रूफ करने का भी मौका है। जैसे ही श्रेक स्टेज पर आती है, कई सारी नजरें तुझ पर ही टिक जाती हैं। वो सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। यही तो साफ है, हारना है तो पहले तियानशुई के 6 लोगों को हराओ। तेरा सामना बेकार है, जरूर तुझे हराना ही है। मैच शुरू होते ही दाई मुबाई सीधे व्हाइट टाइगर पोजेस हो जाता है। बॉडी अचानक फूल जाता है। वो अपनी स्ट्रेंथ एडवांटेज से पहले किसी एक को पकड़ लेना चाहता है। उसने पहले ही डीपली प्लान किया है, एक कैट की तरह शैडो में छुपकर फिर अचानक हमला करेगा। टैंग सान और शाओ वू दूसरी तरफ से तियानशुई की 2 सिल्वर जेड ब्यूटीज की तरफ बढ़ते हैं। बेशक सॉफ्ट टारगेट ही चुना जाएगा। शुएवू श्रेक टीम के आने पर तुरंत अपनी मार्शल सोल स्वॉर्ड डांस डिस्प्ले करती है। फेदर आइस फ्रैगमेंट स्किल। शुएवू की मार्शल सोल वेदर कंट्रोल कर सकती है। उसके डांस के साथ ही एरिना के ऊपर मोटे बादल उमड़ते हैं। सूरज ढक जाता है। टैंग सैन शुएवू की परवाह बिल्कुल नहीं करता। पिछले राउंड वो फील्ड नहीं थी, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ की उसे कोई खबर ही नहीं। वो असल में सबसे ज्यादा दूसरे व्यक्ति से सावधान है। शुई बिंगर नोटिस करती है, ओपोनेंट शुएवू को कोई सीरियस नहीं ले रहे। होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। टैंग सैन को इस अरोगेंस की कीमत जरूर चुकानी होगी। अगले ही पल शुई बिंगर के पीछे एक फिनिक्स कॉल सुनाई देता है, तो जीत तो पक्की हो जाती। इसलिए इस टास्क को उसी लेवल की टॉप टीयर मार्शल सोल वाले मा होंगजुन को सौंपा जाता है। दूसरी फिनिक्स कॉल सुनाई देती है। मा होंगजुन मार्शल सोल एक्टिवेट करता है। ईविल फायर फिनिक्स। फिनिक्स ही तो है, तो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कितनी हो सकती है? मा होंगजुन ठंडी हंसी हंसता है। ईविल फायर फिनिक्स अपनी अजीब सी फायर ऊर्जा में लिपटी हुई आइस क्रिस्टल फिनिक्स की तरफ बढ़ती है। पर अगले ही पल अचानक आसमान से स्नो रेन शुरू हो जाती है। शुएवू की सेकंड सोल स्किल रेन। बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स उन बादलों से गिरते हैं।
अगले ही पल जोरदार बारिश में बदल जाते हैं। माना पावर से बनी रेन ड्रॉप्स अपनी टीम पर नहीं गिरती, बस ओपोनेंट पर ही गिरती हैं। ये स्किल सुनने में शायद कमजोर लगे, पर ये आइस क्रिस्टल फीनिक्स की ऑरा में स्नोस्टॉर्म एक झटके में फैल जाती है। सारे भीगे हुए ओपोनेंट्स तुरंत आइस स्टैचूज में बदलते जाते हैं। एक टेरिफाइंग आइसी चिल पूरे एरिना में फैल जाती है। पूरा एरिना हेल मेल शुरू हो जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी फर्स्ट राउंड में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली श्रेक टीम अब तियानशु के हाथों बिल्कुल एक तरफा क्रश हो रही है। मां होंगजुन की इविल फायर फिनिक्स अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि उसका ओन पोजेसर ही फ्रोजन हो जाता है। वो अटैक तुरंत रुक जाता है। पूरे एरिना में एक झटके में सिर्फ टांग सान और शाओवू ही फाइट करने के काबिल बचते हैं। दाई मुबाई और झू जुचिंग डायरेक्टली श्वेवू के सामने पड़ जाते हैं। दोनों बुरी तरह हिल गए हैं। ये कैसे हो सकता है? टांग सान का चेहरा उतर जाता है। उसे सोचा तक नहीं था कि फाइल अभी भी एम्प्टी आ रही है। लेट मी चेक इट डायरेक्टली। AB फाइल दिख रही है। ये भी चाइनीज टेक्स्ट है। सोल मास्टर स्टोरी का कंटिन्यूएशन। कन्वर्ट करता हूँ। वो श्रेक को एक तरफा रौंद रहे थे। शाओ का दिल दुख रहा था। चेहरा मुरझाया हुआ था। टैंग सान ने तुम्हें घूरते हुए डिसाइड किया धोखे से वार करेगा, फेस बचाएगा। उसने दोनों पांव जमीन पर लगाए। पल भर में सामने से डेड एंगल से तुम पर टूट पड़ा। तुमने एक हाथ हवा में उठाया। गहरे नीले आइस क्रिस्टल्स हथेली पर जमे। एक चक्कर बना। फिर शाओ की तरफ हल्के से झटका दिया। जमीन से अनगिनत आइस स्पाइक्स उगे। शाओ अभी कुछ मीटर दूर ही थी। कंधे में एक स्पाइक घुस गया। खून बह निकला। आइस पिलर लाल हो गया। पास आने से पहले ही बुरी तरह घायल। तब जाकर टांग सान समेत सभी को समझ आया तियान शुए एकेडमी का कैप्टन इतना जबरदस्त था। शाओ वू को एक पल में खत्म कर दिया। शाओ वू को घायल देखकर टांग सान का दिल टूट गया, पर जानता था अभी इसे जाहिर करने का वक्त नहीं। शाओ वू को फौरन इलाज चाहिए, हिसाब बाद में होगा। उसे लगा तुम स्ट्रांग दिखते हो, पर बस एरिया का फायदा उठाया। यहाँ ठंड और बारिश है। आइस स्पाइक्स बनाना आसान था, क्लोज कॉम्बैट में शायद इतना दम नहीं। जारी रखोगे? तुमने टांग सान की आंखें देखी, समझ गए कोई अच्छा इरादा नहीं। टैंग सैन ने ठंडे लहजे में कहा हम हारते हैं, कहकर दौड़कर शाओ के पास गया। कंधे का खून का घाव देखा, सफेद पड़ा चेहरा। गुस्से में उंगली उठाई तुम पर। श्वेत यानियों ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम लोगों ने खुद लोगों को मारा है और मुझे ज्यादा हाथ डालने का इल्जाम। वो बस एक प्यारी लड़की है, तुम मर्द हो भी या नहीं? टैंग सान शाओ वो को पकड़े हुए, चेहरा गुस्से से नीला पड़ा। यह सुनकर श्वेत यानियों को बेतुका लगा। ठंडे लहजे में सिर हिलाते हुए बोला, मजाक। अगर मेरी ताकत कम होती और वो मुझ पर अचानक हमला करती, घायल करती, तब क्या तुम बोलते वो ज्यादा हाथ डालती है? टैंग सान की सांस रुकी। वो बोलता नहीं, पर जानता था अगर शाओ वू की 8 सेक्शन विप ने श्वेत यानियों को बुरी तरह मारा होता, वो खुश होता। श्वेत यानियों ने उसके मन की बात पढ़ ली। सीधे थूका, दिखावटी इंसान। उसने शाओ वू की 8 सेक्शन विप को कोई तवज्जो नहीं दी, बस हाथ डाला क्योंकि वो छोटी खरगोश उसके कपड़े खराब कर रही थी। टैंग सान के लिए उसे बिल्कुल ध्यान नहीं था। टैंग सान अभी उससे जीतना चाहे, बस माफी मांगे। उसका ये बेपरवाह नजरिया देखकर टैंग सान ने सीने में उठता गुस्सा दबाया। उंगलियां इतनी कसी कि सफेद हो गईं, नाखून हथेली में धंसे। बोला, तुम अपने इस रवैये की कीमत चुकाओगे। शाओ वू को उठाकर मंच से उतरा। अभी सबसे जरूरी था उसका इलाज। मंच के नीचे निंग रोंग रोंग और ऑस्कर पहले से घबराए थे। ऑस्कर ने एक हीलिंग सॉसेज तैयार रखा। टैंग सैन के उतरते ही थमाया। सॉसेज दाई मुबाई और जू जूकिंग की चोट कुछ ठीक कर सकता था, पर शाओ बहुत बुरी तरह घायल थी। सब जल्दी होटल लौटे। लियो और लॉन्ग इंतजार कर रहे थे खुशखबरी सुनने के लिए। तभी टैंग सैन दिखे। पीठ पर शाओ वू, चेहरा पीला, सांसें हल्की। लियो अलोंग और यू शाओगोंग एक साथ दौड़े। क्या हुआ? किसने किया? लियो अलोंग ने शाओ की हालत देखी, आग बबूला हो गए, पांव उठाए और बाहर जाने लगे। मैं उसे बर्बाद करके आता हूँ। वो हमेशा से अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते थे। यू शाओगोंग ने जल्दी से रुका। वो खुद श्रीक वालों को नहीं मानते थे कि दूसरे उन पर हाथ उठाएं। जिसने शाओ वू को मारा, वो बस वहां खड़ी रहती तो ये नहीं होता। उन्होंने मन में तय किया टूर्नामेंट के दौरान किसी तरह श्वेत यानियों को शाओ वू के सामने घुटने टेककर माफी मंगवाएंगे। शाओ वू ने 2 बार खांसा। टैंग सान का ध्यान वापस आया। शाओ वू कैसा है? ठीक हूँ। शाओ वू की हालत अरीना से काफी बेहतर थी। टैंग सान ने उसके गाल सहलाए, आवाज नरम। तुम ठीक से ठीक हो जाओ, मैं जरूर बदला लूंगा। फिर बाकी टीम की तरफ मुड़ा। सुबह से लेकर अभी तक श्वेत यानियों के बारे में जो भी पता चले जमा करो, खुद उसे छेड़ना नहीं। दई मुबई और जुजुकीन अपना पूरा दांव भी नहीं खेल पाए थे, फ्रीज हो गए। सब्स्टिट्यूट मेंबर्स को तो मौका ही नहीं मिला। तियानशु एकेडमी के लिए मन में गुस्सा था, बस अगली बार हिसाब करना था। ऑस्कर ने मां होंगजुन के कंधे पर हाथ रखा। बोला, अगली बार हीलिंग सॉसेजेस का पूरा स्टॉक रहेगा। श्वेत यानियों को दोनों मिलकर ठीक करेंगे। झूझुचिंग ने शांति से याद दिलाया, पहले उसके मूव समझो, वरना अगली बार भी सरप्राइज अटैक में पड़ जाएंगे। दाई मोबाई ने तुरंत सहमति जताई। मिंग रोंग रोंग ने ठुड्डी उठाई और कॉन्फिडेंटली बोली, अगली बार मेरे 7 ट्रेजर ग्लेज्ड पगोड़ा से उसके सारे ट्रिक्स काम के नहीं रहे। सब थोड़ी देर बातें करते रहे। टैंग सैन ने आखिरकार फैसला सुनाया। यह इंसान सिंपल नहीं है, पूरा प्लान बनाकर हाथ डालना। उसने टांग सान की प्लानिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस सोचा श्वेत यानियों ने बस एरिया का फायदा उठाया। क्लोज कॉम्बैट में शायद कुछ नहीं। वो खुद एक 100,000 ईयर सोल बीस था। चोट भले बड़ी दिखे, जल्दी ठीक होगी। जब ठीक हो जाएगा 8 सेक्शन विप का एक ठीका सेट चलाएगा। इस छोकरे को वहीं एम्बारस करेगा जहां खड़ा है।
खुद अपने हाथों से बदला लेना जरूरी था। आगे के मैचेस में तियानशु एकेडमी ने एक के बाद एक जीत दर्ज की। उस रात श्वेत तियान्यू कमरे में था। श्वेदी ने दरवाजा खोला, मुस्कुराते हुए बोला, हमारे तियान्यू चैंपियन के और करीब पहुंच रहे हो। श्वेत तियान्यू की आंखें नरम हुई, आगे बढ़कर उसे गले से लगाया। श्वेदी की ताज़ी महक में सारी बेचैनी खुल गई। श्वेदी, क्या तुम्हें श्वेजिया की बाहें पसंद हैं? वो हंसते हुए बोला। श्वेत तियान्यू ने सिर हिलाया, उसका हाथ कसकर थामा, उसकी आंखों में देखा, चेहरे पर गंभीरता थी। ये पसंद उस तरह की है जो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी हो। उन दोनों में कोई खून का रिश्ता नहीं था। इतने सालों में साथ रहते रहते जो फीलिंग्स थीं अब वो सामने आ गई। माहौल एकदम सही था, सीधे दिल की बात कह दी। श्वेदी को अचानक ये कन्फेशन सुनकर दिल तेज धड़का, गाल लाल हो गए। थोड़ा हकलाते हुए बोला, इतनी जल्दी? मैं तैयार नहीं था। ठीक है, श्वेत यानी ने पूछा। जब श्वेदी की सीरियस एक्सप्रेशन देखी तो उसने भी टालमटोल नहीं किया, दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा, आराम से बोला, ये काम बदला पूरा होने के बाद करते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। श्वेत यान्यू समझ गया, फीलिंग्स में जल्दबाजी नहीं होती। कन्फेशन हो ही चुका था तो श्वेदी को बाहों में खींच लिया। श्वेदी उसके कंधे पर टिका, आंखों के कोनों में मुस्कान थी, नजरें शांत। दोनों ने थोड़ी देर साथ गुजारी। श्वेदी उठकर गया। उसे विदा करके श्वेत यान्यू ने आगे के मैचेस के बारे में सोचा। फिर इस दौरान मिले सिस्टम रिवॉर्ड्स की गिनती की। हर मैच के बाद रिवॉर्ड मिला था, बस गार्ड रहने के लिए और कुछ अप्रत्याशित हुआ तो हैंडल करने के लिए। कियान दाओ हुओ उन्हें जूली फायर टाइप सोल बुक हासिल किया। हुओ वुशवांग को सिर्फ थोड़ा फायर एलिमेंट मिला, बाकी अननोन छोटे लोगों पर उसने हाथ नहीं डाला। सबसे ज्यादा रिवॉर्ड टैंक सैन के साथ मैच से मिला। उसने बस एक काला चमकदार रिंग निकाला। यह थी डिवाइन आर्टिफैक्ट मिस्टिक फैंटम रिंग। किसी भी सोल बीस्ट पर फिट हो सकती थी, चाहे ड्रैगन भी हो, रिंग उस पर चढ़ जाएगी। जो भी सोल बीस्ट रिंग में आ जाए वो आत्मा की गहराई से उसका स्लेव बन जाएगा। कोई बिट्रेयल संभव नहीं। आदेश एब्सोल्यूट, जैसे रॉयल डिग्री। जब पहली बार ये चीज़ मिली तो बहुत खुश हुआ, पर कभी किसी के सामने नहीं काला। ये रिंग बाकी सब ठीक है, बस डिज़ाइन थोड़ा ऐसा है जो गलतफहमी पैदा करे। आसपास सब लड़कियां हैं, अगर किसी ने देख लिया तो मार के साथ बुरी नज़रों से देखा जाएगा। टैंग सैन के साथ मैच से दूसरा रिवॉर्ड था सोल पावर में बड़ा उछाल। अब उसकी सोल पावर लेवल 97 पहुंच गई। बाकी रिवॉर्ड्स में जो रेयर हर्ब्स थीं उनकी उसे कोई ज़रूरत नहीं। आइस एंड फायर पूल पहले से भरा हुआ था, बस है तो है। दूसरी तरफ श्रेक के होटल में शाओ वू 100,000 ईयर सोल बीस्ट की रिकवरी पावर से जल्दी ठीक हो गया। उस दिन टैंग सैन वगैरह बाहर गए तो फौरन बदले का प्लान बनाया। तियानशु एकेडमी के होटल में जाएगा, अपनी ब्यूटी और फिगर से श्वेत यान्यू को फांसेगा। मर्द इस ट्रिक से बच नहीं सकते। पास आते ही 8 सेक्शन रिप का एक सेट, उसी तरह जैसे बुले के साथ किया था। श्वेत यान्यू को पूरी तरह एम्बैरस करेगा। कभी सोचा नहीं था कि पहली बार गर्ली कपड़े पहनने का मौका श्वेत यान्यू को फांसने के लिए होगा, पर बदले के लिए यह सब जरूरी था। पहनकर ऊपर से एक बड़ा क्लोक डाला। रास्ते में अजनबी मर्दों की नजर नहीं चाहिए थी, पर जैसे ही बाहर निकला सीधे वापस आते टांग सान से टकरा गया। शाऊ, ठीक हो गए? कहाँ जा रहे हो? टांग सान ने उसे देखा, बहुत खुश हुआ, आगे बढ़ा। मत छुओ, अभी थोड़ा ठीक नहीं। शाऊ जल्दी से पलटा, मन में बुदबुदाया, बदकिस्मती। उसने टाइम कैलकुलेट करके निकला था। टांग सान इतनी जल्दी वापस कैसे आया? बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि उसने क्या पहना है। टैंग सान को लगा बीमारी में छुअन पसंद नहीं। सोचा श्रेक के लिए उसका ठीक होना जरूरी है। सबसे स्ट्रॉन्ग लाइनअप। मैच अभी भी इंतजार कर रहा है। मुझे पता है, मैं इस महीने की सोल शॉप की अर्निंग लेने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आता हूँ। शाओ ने मुश्किल से कंपोजर बनाए रखा। टैंग सान के होटल में जाते ही वो मुड़ा और सीधे तियानशु एकेडमी के होटल की तरफ चल दिया। मन में सोच रहा था, श्वेत यान्यू को बर्बाद करने के बाद बाकी वक्त कहाँ आराम से बिताएगा। उसे जरा भी एहसास नहीं था इस बार वो जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा।